ओके जी, सो जस्ट अ क्विक रिव्यू ऑफ लास्ट टाइम हमने वेरिलॉग फॉर सेंसस पढ़ी थी और हम कोशिश करते हैं कि 5 मिनट में दोबारा उसको कवर कर लें ताकि हमारे कवर तो हो गया हुआ है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हुए हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि वेरिलॉग के अंदर अगर हमने गेट्स को कोड करना हो तो वी राइट ऑलवेज एट स्टैटिक बिगिन एंड, जो कि ब्रैकेट्स की तरह है। अगर एक स्टेटमेंट हो तो बेशक ना लिखें, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो तो लिख दें। और उसके अंदर ए इज इक्वल टू बी एंड सी एंड डी करेंगे तो ये बी सी और डी आपस में एंड होके ए में उसकी आउटपुट चली जाएगी। और करने के लिए आप बार वाला सिंबल यूज़ कर लेंगे, कैप यूज़ करेंगे तो एक्स और हो जाएगा, नॉट करने के लिए टिल्डा यूज़ कर लेंगे, ठीक है। मार्क्स के लिए हमने कहा था ऑलवेज एट स्टैटिक बिगिन एंड, और केस जिस तरह सी में स्विच केस होता है उस तरह इसमें सिर्फ केस, और उसके अंदर एड्रेस जो है वो हम सिलेक्ट लाइन जो हमारे पास आ रही होगी मल्टीप्लेक्सर की उसको हम इधर इनपुट पे रखेंगे। और उसके बाद हमने कहा था कि हम देखेंगे कि अगर वो 0 है तो आउटपुट को ये पहली वाली इनपुट असाइन कर दें, 1 है तो दूसरी कर दें, 2 है तो तीसरी कर दें। तो हमने ये लिख दिया 2 टिक डी 0 1 2 3, 2 टिक डी पे बाद में मैं आऊंगा और उस केस में हम इसको असाइन कर दें। फिर हमने देखा कि ये जो 2 टिक डी लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो हमने कहा कि वेरिलॉग में आप बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और डेसिमल तीनों में वैल्यूज लिख सकते हैं। सबसे पहले आप बताते हैं कि विड्थ कितनी है बस की जिसमें वो वैल्यूज आनी है। फिर आप बताते हैं कि उस टिक लगाने के बाद बताते हैं कि उसका फॉर्मेट क्या है, बी फॉर बाइनरी, ओ फॉर ऑक्टल, डी फॉर डेसिमल, एच फॉर हेक्साडेसिमल। आप अनलाइक सी में आप अंडरस्कोर्स नहीं यूज करते नंबर के दरमियान, लेकिन वेरिलॉग में आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अगर आपने कुछ वैल्यूज को डिफ्रेंशिएट करना है तो दरमियान में अंडरस्कोर डालें तो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। तो अगर बी लिखा हुआ तो आगे बाइनरी वैल्यूज दे दें, डी लिखा हुआ तो डेसिमल दे दें। तो इसका मतलब ये होगा कि आप अगर आपने लिखा हुआ 8 टिक बी 0 0 0 0 1 0 1 0, इसका मतलब है कि 8 बिट का नंबर है और आपकी बस इस तरह से ड्राइव हो रही है कि 4 MSB पे 0 जा रहा है और उससे पिछली वाली पे 1 0 1 0 जा रहा है बस पे। और यही आप अगर 8 टिक डी 10 लिखते हैं तो वो भी 1 0 1 0 के इक्विवेलेंट ही होता है। तो इसका मतलब है कि ये और वो एग्जैक्टली सेम चीज़ है, हार्डवेयर में इनमें कोई फर्क नहीं है। 8 टिक एच ए लिखें तब भी एग्जैक्टली सेम चीज़ बनेगी, लेकिन फिर क्यों डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि हमें आसानी होती है बास का हेक्साडेसिमल में लिखने में, बास का डेसिमल में लिखने में, तो हम अपनी मर्जी से लिखें और बाकी काम टूल खुद करता रहे। इन वैल्यूज में हम एक्स यूज कर सकते हैं, एक्स का मतलब है डोंट केयर, और ये डेसिमल में नहीं यूज कर सकते, ये हम बाइनरी या हेक्साडेसिमल इनके अंदर आप यूज कर सकते हैं। उसका मतलब है कि मतलब अगर आप केस वाली जो पिछली हम मार्क्स बना रहे थे तो उधर हमने कुछ केस में एक्स डाला हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पे 0 आ रहा हो या 1 आ रहा हो, दोनों केस ही हैंडल हो जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो यानी कि अगर लेट्स से कि केस 0 या 1 दोनों केस में आपके पास अगर आउटपुट सेम ही आ रही होती, यानी यही ए 2 जगहों पर टाया हुआ होता, तो हम इधर लिख सकते थे 2 टिक बी 0x, ठीक है। तो 0x का मतलब है कि अगर MSB 0 हो तो उसमें 0 और 1 दोनों कवर हो जाएंगे, और x का मतलब है कि LSB 0 है या 1 है, दोनों केसेस में हमने जैसे डी मार्क्स जो था उसमें हमने कहा था इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने सारी आउटपुट्स असाइन करनी है। ये नहीं करना कि एक को असाइन कर दें और बाकियों को छोड़ दें, वो वेरिलॉग हमें उसमें एरर नहीं देगा बल्कि उसमें वो लैच बना देगा जो कि हम कभी नहीं चाहते। तो हमने बाकी यहाँ तक बिल्कुल सेम था जिस तरह मार्क्स का कोड था, लेकिन फिर हमने कहा कि ए बी सी डी तीनों को हमने असाइन किया, और ये जो सिंटेक्स था इसको हमने कहा कि ये कहलाता है कंकैटिनेशन। तो पहले हमने कंकैटिनेशन पढ़ ली। हमने कहा कंकैटिनेशन ये है कि अगर मैंने कोई ऐसी बस बनानी थी जिसके अंदर मैंने लेट से इसको 3 दफ़ा रेप्लिकेट करना था, फिर हार्ड कोड 0 करने थे, फिर बी और ए आपस में हमने असाइन करने थे, तो हम वेरिलॉग में कोड में लिख सकते हैं कि डाटा इन जो हमारी आउटपुट है जो आगे टाई हो रही है इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स के दरमियान। अब ए और बी क्योंकि पूरे यूज कर रहे हैं तो हम ए कॉमा बी लिख दें। अगर हमने ए और बी बड़े होते और उनकी बस होती तो हम ए 3 डाउन टू 0 इस तरह भी साथ लिख सकते थे। तो उसका मतलब था कि वो उसकी ये वाली 4 बिट उठा ले, ठीक। और उसके बाद 0 डालने थे, तो 0 कितने डालने हैं, 4 डालने हैं, तो इसका मतलब 4 टिक डी 0 लिखें। उसके बाद आपने सी को 3 दफ़ा रेप्लिकेट करना है, तो जब कोई चीज़ रेप्लिकेट करनी हो तो हम ब्रैकेट्स डाल देते हैं जिसको रेप्लिकेट करना हो उसके राउंड, फिर लिखते हैं कि कितनी दफ़ा रेप्लिकेट करना है और फिर एक और ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है।
और ये हमारा काइंड ऑफ इस तरह हमारा डीमक्स यूज हो जाता है। और ये जो केस था ये आगे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हमने ABCD चारों आउटपुट्स को असाइन कर रहे हैं। पहले केस में MSB इन जो है वो A के साथ टाई हो गया, बाकी 0 हो गई। दूसरे केस में एक 0 है, अगला इन से टाई हो गया, बाकी 0 हो गई, एंड सो ऑन। और ठीक है, रजिस्टर के लिए हमने कहा था ऑलवेज एट पॉज क्लॉक हमेशा यूज करेंगे, और उसके अंदर हम हमेशा नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट यूज करेंगे, यानी कि एरो टाइप का जो है ना कि लेस देन इक्वल टू टाइप का लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली हम इसको एरो शेप समझें कि ये नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट है। ये मैंने आपको बताया था, नॉन ब्लॉकिंग का मतलब है कि अगर इधर तो एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर ये बिगिन एंड डाल के मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखी होती तो नॉन ब्लॉकिंग का मतलब था कि वो सारी पैरेलल में चलनी है। अगर मैंने A को B पे असाइन किया हुआ था, B को C को असाइन किया हुआ था, तो ये नहीं होगा कि A की वैल्यू पहले B पे जाए और वही वैल्यू C पे चली जाए, बल्कि B की पुरानी वैल्यू C पे जाएगी। तो ये हमने एक छोटी सी चीज डिस्कस की। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने कि हमेशा पॉज क्लॉक के अंदर नॉन ब्लॉकिंग यूज करें। #1 ऑप्शनल है, ये आप यूज कर भी सकते हैं, ना भी करें तो खैर है, लेकिन पॉज क्लॉक से पता चलेगा कि चीज रजिस्टर बन रही है कि नहीं। अगर इनेबल हो तो आप इसके अंदर एल्स सिर्फ इनेबल का सिग्नल भी डाल सकते हैं। ठीक है, एडर के लिए आप सिंपल और अगेन ऑलवेज एट स्टैटिक में C = A + B लिख दें, मल्टीप्लिकेशन के सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस कर दें, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैटिक डाल दें। ठीक है, डिवीजन के लिए वैसे डिवाइड बनता है, लेकिन अमूमन हार्डवेयर में डिवाइडर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ब्लॉक। ठीक है, तो वो इस तरह से हम नहीं बना रहे होते हैं। मल्टीप्लायर जो है वो कई दफ़ा FPGAs के अंदर होते हैं, वो ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि इसके पीछे वो वाला मल्टीप्लायर यूज करना है। ठीक है, डिवाइडर बने बनाए इस तरह नहीं होते, उसको हमें लगाना पड़ता है। फिर हमने आखिरी तो नहीं शायद जो भी थी, बहरहाल ये हमने ये किया था कि असाइन ये जो इनको डिक्लेयर कैसे करेंगे जो वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि हमने ये पहले पढ़ा था कि सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं। और डिक्लेरेशन के लिए मैंने कहा था कि अगर ऑलवेज के ब्लॉक में, चाहे वो ऑलवेज एट स्टैटिक हो, चाहे वो ऑलवेज एट पॉज क्लॉक हो, उसमें जो चीज़ असाइन हो रही होगी वो आपको रेज डिक्लेयर करनी है। असाइन होने का मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे जो चीज़ है। ठीक है, अगर असाइन स्टेटमेंट से कोई चीज़ असाइन हो रही होगी, असाइन स्टेटमेंट ये होती है कि आप एक ही स्टेटमेंट में ये चीज़ कोड कर सकते हैं। चाहे मैं ऑलवेज एट स्टैटिक C = A + B लिखूं, चाहे मैं असाइन C = A + B लिखूं, इससे एडर बनेगा, सेम सर्किट बनेगा। तो सिंगल लाइन में भी आप कॉम्बिनेशनल सर्किट बना सकते हैं यूजिंग असाइन स्टेटमेंट। तो इसमें जो चीज़ असाइन हो रही होगी उसको हम वायर डिक्लेयर करेंगे, और इसके अंदर जो चीज़ असाइन हो रही होगी उसको करेंगे। तो ये मैंने पूछा था कि A और B को फिर क्या डिक्लेयर करेंगे, रेज या वायर? A और B का पता चलेगा कि ये खुद कहाँ पे बन रहे हैं। हो सकता है किसी और चीज की आउटपुट हो, वो ऑलवेज के ब्लॉक में बन रहा हो, तो फिर हम रेज डिक्लेयर करेंगे। अगर वो असाइन के ब्लॉक में बन रहा था तो वायर। और एक तीसरी चीज मैंने आपको कही थी कि मॉड्यूल की जो आउटपुट्स होती हैं, जब मॉड्यूल का इंस्टेंस बनाते हैं तो जो भी उसकी आउटपुट्स आ रही होती हैं जिस जगह पर इंस्टेंस बनाया, वो हमेशा वायर होंगी। ठीक है, यानी मॉड्यूल के अंदर जब आप मॉड्यूल बना रहे थे वहां पे तो आप जो मर्जी बना लें। ठीक है, वहां पे जो इनपुट आ रही है उनको तो आपने छेड़ना नहीं, जो आउटपुट्स हैं वो रेज भी हो सकती हैं, वायर भी हो सकती हैं। लेकिन एक है मॉड्यूल का इंस्टेंस बनाना, जिस तरह हमने काउंटर की एग्जांपल की और उस काउंटर को हमने FIFO के अंदर लगाया, तो FIFO के अंदर जब काउंटर को लगाएंगे तो वहां पे जो आउटपुट्स है उसकी वो वायर होनी चाहिए। जो काउंटर के अंदर खुद जहां से निकल रही थी वहां पे जो मर्जी हो जाए, वहां पे वो डिपेंड करेगा कि ऑलवेज के ब्लॉक से निकल रही हैं या असाइन से, उसके हिसाब से करेंगे। ओके, अगर मैं पॉज क्लॉक डाल दूं तो ये इसके आगे रजिस्टर लग जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बताया हुआ है कि ये जो रेज ऊपर लिखा हुआ है इससे रजिस्टर नहीं बनता। ठीक है, यानी कि ये शुड बी कि आप बेसिकली होना ये चाहिए था कि जो मर्जी डिक्लेयर करें, रेज या वायर एक नाम रख लेते वही डिक्लेयर करते रहते। लेकिन बहरहाल क्योंकि अब वेरिलॉग है और वही यूज कर रही है, तो उसमें अगर आप रेज डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि रजिस्टर बन रहा है। रजिस्टर बन रहा है या नहीं बन रहा, वो डिपेंड करेगा कि ये ऑलवेज एट स्टैटिक में साइन हो रहा है या ऑलवेज एट पॉज क्लॉक में। अगर ऑलवेज एट पॉज क्लॉक में साइन हो रहा है इसका मतलब है रजिस्टर बन रहा है। ठीक है, और इसके बाद हमने एक एग्जांपल की थी कि हमने काउंटर की ये एक डिजाइन बनाया हुआ था, और कामरान इसको इस दफा सही रिकॉर्ड करना है, तो ये लास्ट टाइम मिस हो गया था कि अगर हमने कोड करना हो तो हम क्या करेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स। कि अगर मेरे पास एक सर्किट गिवन हो, मेरी कोशिश होगी मैं इस वीक में आपको एक असाइनमेंट भी दे दूं कि जिसमें मैं एक सर्किट आपको कोई बना बनाया दे दूं, एंड यू विल हैव टू राइट वेरिलॉग कोड फॉर दिस। ठीक है, और प्रॉब्ली आपके मिड में या कुछ में
हो सकता है कि मैं नेक्स्ट क्लास में उसका एक क्विज ले लूँ, ठीक है, यानी जो थर्सडे वाली है नहीं, ठीक है, मेरा ख्याल में कोशिश करूंगा कि मैं आज असाइनमेंट दे दूं ताकि आप थर्सडे को वो ड्यू हो, क्योंकि बहुत छोटी असाइनमेंट है, छोटा सा कोड लिखना है, ठीक है। और जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी थर्सडे को, उसमें फिर मैं उससे मिलता जुलता यानी कि कोई सर्किट बना के उसका वेरिलॉग कोड लिखना, उसका क्विज दे लो परसों वाली क्लास में, ठीक। तो अगर आज असाइनमेंट ना आई तो फिर आपके मजे हैं, फिर बेशक आप ना गए, फिर हो सकता है क्विज भी ना हो और असाइनमेंट जो है वो फिर अगली क्लास में ड्यू हो। ओके, सो अगर लेट से मैंने काउंटर ये एक बनाया था हमने कि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों कर रहा हो, तो अगर मैंने इसका कोड लिखना हो तो मुझे क्या करना होगा, मैं पहले तो डिसाइड करूंगा कि मैं इसको मॉड्यूल के तौर पे लिखना चाह रहा हूं या कोड के अंदर ही कहीं पे FIFO के अंदर ही कोड करना। तो हम लेट से चाहते हैं कि इसका एक मॉड्यूल बना लें, ठीक है। इसका मॉड्यूल बनाने के लिए हमें सबसे पहले हम मॉड्यूल की पोर्ट लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिजाइन डायग्राम कंप्लीट करें, डिजाइन डायग्राम के ऊपर लेबल कर लें हर आउटपुट को, ठीक है, यानी जो जो जगह आप जो वायर्स हैं उनको कोई नाम दे दें, ठीक है। सो हमने सबसे पहले नाम दे दिया कि फॉर एग्जांपल इसको नाम दे दिया कि ये इंक्रीमेंटर की आउटपुट है, तो मैंने कह दिया इंक अंडरस्कोर आउट, इसको डिक्रीमेंटर अंडरस्कोर आउट, इसको मार्क्स अंडरस्कोर आउट, इनेबल दे दिया इसको नाम। अब जब नाम दे दिए तो अब आप क्या करें, सबसे पहले मॉड्यूल बनाएं। तो मॉड्यूल के लिए मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले हम लिखते हैं मॉड्यूल स्पेस नाम क्या रखना है मॉड्यूल का, जिसके इसमें काउंटर रखना चाह रहे हैं, फिर जो उसकी इनपुट्स हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इनपुट है, आउटपुट है काउंट, तो आउटपुट काउंट रख दिया। ये रेज फिलहाल इग्नोर कर लें, लेट से 4 बिट का काउंट था तो रेज 3 डाउन टू 0 काउंट, ठीक है। सो आउटपुट 3 डाउन टू 0 काउंट, और क्योंकि रजिस्टर है इसके अंदर तो वो किसी क्लॉक पे चल रहा होगा, सो इसका मतलब क्लॉक और रीसेट इसकी इनपुट होंगी कि रीसेट पे हम इस रजिस्टर को 0 कर दें, अदरवाइज हम उसको कोई वैल्यू दें। और आखिर में मैंने एंड मॉड्यूल, नॉर्मली वैसे मैं जब भी कोड कर रहा हूँ तो मॉड्यूल के साथ एंड मॉड्यूल साथ ही लिख लेता हूँ ताकि मुझे बाद में भूले ना, ठीक है। और उसके बाद आप किसी भी कोने से स्टार्ट हो जाए और उसको कोड करना शुरू कर दें। तो सबसे पहले था इनेबल, तो ये एक रजिस्टर है, ये एक और गेट है। और गेट कैसे कोड करना था, ऑलवेज एट स्टैटिक या पॉजिटिव क्लॉक, स्टैटिक, ऑलवेज एट स्टैटिक, इनेबल इज इक्वल टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। अब इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर्ड है, इनपुट्स हैं, इनेबल डिक्लेयर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर इनेबल डिक्लेयर कर दें। इनेबल रेज क्यों डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि ऑलवेज के ब्लॉक में, ठीक है। अब ये रजिस्टर नहीं है, ठीक है, बट इसको रेज हमने लिखा है क्योंकि ये ऑलवेज के ब्लॉक में, तो रेज का रजिस्टर होने या ना होने से ताल्लुक डायरेक्ट नहीं है, वो रजिस्टर होने का ताल्लुक पॉजिटिव क्लॉक के होने से या ना होने से। नेक्स्ट चीज हम ये कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्सर कोड करते हैं। मल्टीप्लेक्सर कैसे कोड होगा, मल्टीप्लेक्सर के लिए पॉजिटिव क्लॉक यूज होगा या नहीं होगा, नहीं, मल्टीप्लेक्सर के लिए भी ऑलवेज एट स्टैटिक ही यूज होगा, लेकिन केस स्टेटमेंट यूज होगी। केस में सिलेक्ट लाइन इनपुट करेंगे और लिखेंगे, तो ऑलवेज एट स्टैटिक, बिगिन एंड केस, एंड केस के अंदर इनपुट पे हमने जो इसकी सिलेक्ट लाइन थी, सिलेक्ट लाइन क्या थी, इंक्रीमेंट डिटाई हुआ था, तो हमने इंक्रीमेंट कोड है। हमने कहा 1 टिक डी 0 के केस में कुछ करना है, 1 टिक डी 1 के केस में। इंक्रीमेंट अगर 0 हो तो हम चाहते हैं कि डिक्रीमेंट हो, इंक्रीमेंट 1 हो तो इंक्रीमेंट हो जाए। तो इंक्रीमेंट 0 हो तो हमने कहा कि मार्क्स आउट इज इक्वल टू काउंट -1। इंक्रीमेंट अगर 1 हो तो मार्क्स आउट इज इक्वल टू काउंट +1 कर। तो हमने एक काउंटर भी इसके साथ ही कोड कर दिया। काउंटर के लिए अब हमें अलग कोड करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ मल्टीप्लेक्सर नहीं कोड किया, बल्कि क्योंकि इधर मैंने प्लस और माइनस भी कर दिया, तो इसका मतलब है ये दोनों चीजें भी कोड हो गई। तो ये दोनों भी हो गई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो क्या रह गया, एक रजिस्टर रह गया। उस रजिस्टर को कैसे कोड करेंगे, ठीक है। अगेन छोटी सी चीज कि इधर मार्क्स आउट जो था वो डिक्लेयर नहीं हुआ था, उसको ऊपर जाकर डिक्लेयर कर दें। क्या डिक्लेयर होना चाहिए, रेज डिक्लेयर होना चाहिए, क्योंकि ऑलवेज के ब्लॉक के अंदर आ रहा है, ठीक। ओके, रजिस्टर को कैसे कोड करते हैं, ऑलवेज एट पॉजिटिव क्लॉक, अगर रीसेट हो तो उसको हम चाहेंगे कि 0 हो जाए। क्या इसमें इनेबल है इस रजिस्टर का, रजिस्टर का इनेबल हो तो हम फिर एल्सिफ ब्रैकेट में इनेबल कहते हैं। तो इसको अगर कोड करना हो तो ऑलवेज एट पॉजिटिव क्लॉक इफ रीसेट काउंट इज इक्वल टू 0, एल्सिफ इनेबल काउंट इज इक्वल टू मार्क्स आउट। इसकी इनपुट थी मार्क्स आउट, अभी ये इसके पीछे आ गई है, लेकिन बार मार्क्स आउट लिखा हुआ था तो वो इसमें से। दूसरा फर्क क्या है कि मैंने नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट,
यूज की हुई है, ठीक है, और #1 यूज किया हुआ है टू मॉडल सेटअप डिले, वो आप ना भी लिखें तो इट्स ओके, ठीक है। तो यहां तक चीज क्लियर होगी। क्योंकि ये ऑलवेज के ब्लॉक में साइन हो रहा है तो इसको क्या डिक्लेयर होना चाहिए, रेज, इसलिए हमने इस जगह पर रेज लिखा हुआ था, ओके। सो यहां तक चीज क्लियर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये हमारा क्विक रिव्यू, जो कि इतना क्विक नहीं रहा वैसे। सो आज जो हम करना चाह रहे हैं वो है वेरिफिकेशन, ठीक है। बिफोर आई गो इनटू दैट, बेसिकली मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ, बत्ती जला के, आज बाद में मैं स्लाइड्स पे जाता हूँ, ओके। अच्छा, जब हमने हार्डवेयर डिजाइन करना है, एक तो जो लॉजिक डिजाइन में आप करते थे कि ब्रेड बोर्ड के ऊपर ही पैच कर लेते थे, ठीक है। एक ये है कि आपके पास कामरान ये मेक श्योर कर लो आवाज आ रही कि नहीं, ये तार अभी खींची थी, ठीक है। तो एक आपके पास है कि मैं FPGA पे जाना चाह रहा हूं, तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि FPGA इज बेसिकली फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, इसको कहते हैं, ठीक है, बल गेट एरे, ठीक है। तो आप इसको समझ लेंगे ये गेट्स की एक एरे है जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक। इस पे अगर मैंने एक चीज को एक्चुअल में लेके जाना है तो फिर उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेप है कि हमने वेरिलॉग फॉर सिंथेसिस सीख ली, तो हम जो भी कोड लिखे हैं वो वेरिलॉग में, अगर मैंने एक डिजाइन बनाया कागज पे, मैं उसको ले गया कोड की फॉर्म में, तो वेरिलॉग कोड बन गया। तो अब वो जो डिजाइन था वो उसका कोड मेरे पास है, मैं उसको FPGA पर लेके जाना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप बेसिकली दो है। पहले ये एक हम कहते हैं सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस क्या करता है कि वो उस मेरी वेरिलॉग फाइल्स को इनपुट लेगा और उससे एक और फाइल जनरेट करेगा जिसको हम कहते हैं बिट स्ट्रीम, ठीक है। बिट स्ट्रीम वो फाइल होती है जिससे हम FPGA को प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें उसने इन चीज़ों को जोड़ के वही चीज़ बना ली होगी, उसको इस तरह से प्रोग्राम कर देगा कि हमारे सर्किट को वो मॉडल कर रहा हो, ठीक है। खुद वो कैसे कर रहा होता है ये हमें इस वक्त ना भी पता हो तो वो मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि हमारे एंड पे FPGA के अंदर फिक्स ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें लुकअप टेबल्स और रजिस्टर्स, और उनको वो कन्फिगर कर सकता है कि अच्छा इस लुकअप टेबल को इससे टाई कर रहा हो, तो वो एक पूरा स्टेप करेगा कि जिसके अंदर हमारे गेट्स को वो लुकअप टेबल्स पे मैप करेगा, रजिस्टर्स पे मैप करेगा और मैप करके, लेकिन ये सारा ऑटोमेटेड है, यानी इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इजी है कि जैसे हमने FPGA बनाने वाली जो कंपनी थी उसने जो हमें सॉफ्टवेयर दिया उसको कहा कि सिंथेसाइज करो और चला दो, तो वो जो बिट स्ट्रीम देगा उसको फिर हमें नेक्स्ट चीज है कि हम इसको प्रोग्राम करके टेस्ट करें, ठीक है। तो हम इसको FPGA के ऊपर प्रोग्राम कर देते हैं और टेस्ट करते हैं। लेकिन इस स्टेप से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि मैं पहले टेस्ट कर लूंगा चीज ठीक चलती है कि नहीं, बिकॉज हार्डवेयर में इस तरह से नहीं होता कि जिस तरह हम सॉफ्टवेयर में डीबग कर लेते हैं ब्रेक पॉइंट्स लगा लगा के चीजों को, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको एक और चीज कहते हैं कि सिमुलेट करें हम सर्किट को, ठीक है, कि आप सिमुलेट करने की कोशिश करें कि एग्जैक्ट उसी बिहेवियर को मॉडल करें। उसके लिए भी अमूमन सिमुलेशन के अलग से टूल्स भी लोग बनाते हैं, लेकिन जिस तरह हम Xilinx के FPGA यूज कर रहे हैं तो Xilinx वालों का अपना टूल भी है जो कि सिमुलेशन के लिए यूज हो जाता है और उसको हम टेस्ट करते हैं। तो सिमुलेट करने के लिए किसी भी सर्किट को अगर मैंने टेस्ट करना है तो मुझे उस सर्किट की कुछ इनपुट्स हैं और कुछ आउटपुट्स हैं। सो आई नीड टू गिव सम इनपुट्स एंड सी के ठीक ठीक आउटपुट आती हैं कि नहीं। और अगर मैं ज्यादा थॉरो टेस्ट करना चाहता हूं तो मैं बहुत सारी इनपुट्स देकर इसको टेस्ट करना चाहूंगा, और अगर मैं बिल्कुल बेसिक सा टेस्ट करना चाहता हूं तो कुछ इनपुट्स देकर टेस्ट कर लूंगा, भाई थोड़ी सी तसल्ली होगी कि चीज चल रही है तो मैं तो ये वाला जो काम है ना, ये हम आज देखना चाह रहे हैं सिमुलेशन का, ठीक है। सिंथेसिस इज वेरी सिंपल। अगर हमारे पास टाइम बचा तो प्रॉबेबली हम इसको सिंथेसाइज करके भी देख लेंगे, अगर आज के लेक्चर में बचा नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको सिंथेसिस पर ले जाएंगे, ठीक है। तो सिमुलेशन में क्या करते हैं, जो मैंने इसको इनपुट और आउटपुट देनी है, अब तो एक्चुअल में अगर होता तो मैं ब्रेड बोर्ड के ऊपर उसको कोई सिग्नल लगा देता, कोई सिग्नल जनरेटर के साथ सिग्नल दे देता या इस तरह का कोई काम करता। लेकिन जब मैंने
इस लेवल पे सिमुलेट करना है सॉफ्टवेयर के थ्रू ही, तो मेरे पास ज़्यादा फ्रीडम है कि मैं किसी किस्म का भी सिग्नल दे सकता हूँ इसको, ठीक है। सिग्नल जनरेटर तो 2-3 किस्म के जनरेट करेगा, मैं इसको खुद ही मॉडल कर सकता हूँ सॉफ्टवेयर में कि किस तरह की इनपुट आएगी, किस तरह की आउटपुट जाएगी। तो वेरिलॉग को आप कहते हैं कि वो 2 तरह के काम करती है, एक सिमुलेशन और एक सिंथेसिस। जो अभी तक हमने देखा ये सिंथेसिस वाला कोड था। अमूमन मैं तो नॉर्मली इसके फोल्डर्स भी अलग रखता हूँ, जो मेरा सिमुलेशन वाला कोड है वो मैं अलग फोल्डर में रखता हूँ, जो सिंथेसिस वाला कोड है वो मैं अलग फोल्डर में रखता हूँ कि ये वाली फाइलें उठाई और टूल को दे दिया कि भाई इनको सिंथेसाइज कर दो, और जो सिमुलेशन वाली है वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए, चेक करने के लिए कि चीज़ ठीक चलती है कि, ठीक है। जो टेस्टिंग के लिए हम फाइल बनाते हैं उसे हम कहते हैं टेस्ट बेंच, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम बेंच पे वो जो एक एक्चुअल ब्रेडबोर्ड पे जिस तरह टेस्ट करना था ना, हम उस फाइल का नाम ही टेस्ट बेंच रख देते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट वही रहे कि हम उसको टेस्ट करने के लिए चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, अब नॉर्मली जिस तरह लेट से काउंटर ही था जो भी हमने बनाया, इसको हम टेस्ट करना चाहते हैं तो हम इसको कुछ क्लॉक देना चाहेंगे, सबसे पहले रीसेट का सिग्नल देना चाहेंगे ताकि ये शुरू में 0 हो जाए, और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के सिग्नल हमने रखे हुए थे कि भाई काउंट बढ़ेगा या काउंट घटेगा, ये हम देखना चाहेंगे और हम उसकी आउटपुट्स को देखना चाहेंगे। तो ये सिग्नल देना जो है ना, ये भी हम टेस्ट बेंच के अंदर ही करना चाहिए। तो ये हम अभी सीखेंगे और हम विल ट्राई टू सिमुलेट इट ऑन जो Xilinx विवाडो के ऊपर। आप लोगों ने शायद लॉजिक डिजाइन में Xilinx ISC टूल पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम जो टूल यूज कर रहे हैं वो है विवाडो, ठीक है। तो उसको अब 1-2 साल हो गए हमारे शायद लॉजिक डिजाइन को भी, और इवन एट दैट टाइम Xilinx जो था वो ISC से विवाडो पे मूव कर चुका था। ISC इनका पुराना वर्जन था, नया वर्जन विवाडो है, और विवाडो के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो बड़े ज़बरदस्त हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें बहुत सारा काम जो है ना वो कोड लिखे बगैर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई हैं जिनको आप जोड़ के अपना सर्किट चला सकते हैं, और बहुत छोटे हिस्से के लिए आपको खुद से कोड लिखना पड़ता है। यानी पिछले साल 1.5 साल में मैं काम हार्डवेयर डिज़ाइन के ही कर रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ जो लॉजिक थी ना वो बने बनाए से यूज़ होगी, और मुझे मेरा ख्याल है कोई 100-200 लाइन्स ऑफ कोड से ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि वो बाकी सारा कुछ खुद ही से जनरेट हो जाता है। तो लेकिन पहले हम ट्रेडिशनल फ्लो पढ़ेंगे कि हम पहले देखेंगे कि हाँ वेरिलॉग कोड लिख के अगर चीज़ चलानी है और उसी तरह विवाडो में चलानी है तो कैसे चलेगी। तो क्योंकि Xilinx वालों का यह तो वो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है जो ISC आपने पढ़ा था, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क जो होगा वो इधर अभी हम कर लेंगे और वो रिकॉर्ड भी होगा, तो आपके पास वो एक रहेगा एज ए रेफरेंस कि क्या करना था। 2-3 दफ़ा चला लेंगे तो आपका वो झिझक ख़त्म हो जाएगी उसके ऊपर से। और लेकिन जो दूसरा फ्लो है वो मैं फिर उसके बाद करूँगा कि जिसमें चीज़ों को जोड़ जाड़ के जो बनाने वाला है, जिसको हम कहते हैं विवाडो IP इंटीग्रेटर, उसका फ्लो फिर हम उसके बाद करें। अब हम आ जाते हैं कि टेस्ट बेंच लिखना कैसे, जो आज का टॉपिक है, ठीक है। सो अगेन ये आप पहले कर चुके हुए हैं, ठीक है, DLD में, लेकिन ये रिवीजन है आप लोगों के लिए। इसको मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ, ये कुछ चीज़ें थी। वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो टेस्ट बेंच जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि आप किसी चीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं, तो जिसको टेस्ट करना चाहते हैं उसको बाज़ का यूनिट अंडर टेस्ट, मॉड्यूल अंडर टेस्ट, डिवाइस अंडर टेस्ट, इस किस्म के नाम यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, कि जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं। UUT कहीं पे लिखा होगा, कहीं पे DUT लिखा होगा, डिफरेंट टूल्स डिफरेंट नाम यूज करें। हम इसको इनपुट्स देना चाह रहे हैं, इसकी आउटपुट्स को मॉनिटर करना चाह रहे हैं, ये टेस्टिंग का मेन मकसद है। थोड़ी सी ज़्यादा फैंसी वेरिफिकेशन, यानी कि आप अगर डिटेल में एक्चुअल कोई प्रोफेशनल सर्किट बना रहे हैं तब आप चाहेंगे कि इसको थॉरो वेरीफाई करें, तो उस केस में आपने कोई इसको शायद पहले मॉडल किया हो किसी और टूल में, हो सकता है मैटलैब में या पाइथन में कोई चीज़ बनाई हो पहले, और उससे आपके पास रेफरेंस आउटपुट्स पहले से ही हो कि यार ये आउटपुट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने फाइलों में पहले से लिखवाया हो, और इधर से आपने अपने टेस्ट वाले जिस मॉड्यूल को टेस्ट करना है उसको इनपुट्स दी, और उसके बाद जो उसकी आउटपुट्स आई उसको टेस्ट कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहा हूँ, तो अब उसमें बहुत सारे इनपुट पे ADC सैंपल करके सैंपल्स दे रहा होता है जिसके ऊपर पूरा रिसीवर चलने लगा। लेट्स मैंने FM 100 सुनना है, ठीक है। सो FM 100 सुनने के लिए मैं हार्डवेयर में सर्किट बना रहा हूँ, तो क्या करूँगा कि मैं पहले उसको 100 मेगाहर्ट्ज़ से उठा के नीचे लाऊंगा, क्योंकि FM 100 मेगाहर्ट्ज़ पे आ रहा है, उसको नीचे लेकर आऊँगा, उसको पहले डिजिटल सैंपल करेंगे, वो जो सैंपल करके आया होगा उसके आगे
कोई प्रोसेसिंग होगी जिससे ऑडियो एक्चुअली निकल सके और वो ऑडियो फिर हम कोई ऑडियो डिवाइस को भेज सके। सो वो जो पूरा काम है कि जो आपकी इनपुट सैंपल होकर आई और वहां से ऑडियो डिवाइस तक निकालने का, वो लेट से आप हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट कर देते, ठीक है। तो अब आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये कर सकते हैं कि आप एक्चुअल में डाटा सैंपल कर लें और उसको मैटलैब में चला के देख लें या पाइथन में चला के देख लें कि उससे क्या रिजल्ट्स आने। सेम डाटा इसको दे दें और देखेंगे क्या आउटपुट आती है। अगर वो आउटपुट्स मैच करती हैं, ठीक है, तो अगर तो बिल्कुल बिट एक्यूरेट मॉडल है कि एग्जैक्टली वही चीज आपने मॉडल की थी, तो बिट बाय बिट मैच करना चाहिए। अगर बास का दरमियान में ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो बिल्कुल बिट एक्यूरेट नहीं होते, यानी आपने मैटलैब की FFT यूज की और जो आपने इसमें FFT यूज की उसमें फर्क था थोड़ा सा कि वो पॉइंट्स में 000 करके कोई फर्क, फिर आप दोनों को प्लॉट करके एक दूसरे के ऊपर देख सकते हैं कि प्लॉट एग्जैक्टली एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, कहीं पे पॉइंट 0 का फर्क है, उस एरर को प्लॉट करके देख सकते हैं कि एरर किस तरह आता है, कोई बड़ा एरर तो नहीं आ रहा, सारे लेट से 10⁻³ या -4 से कम आ रहे हैं, तो ठीक है, आपकी वो उस रेंज में आ रही है। ओके, और कई दफा ये मॉडल आप वेरिलॉग में ही बना लेते हैं, ये भी करते हैं बास का कि बास चीजों का मॉडल आप वेरिलॉग में ही बना लें। मिसाल के तौर पर अगर मैं एडर टेस्ट कर रहा हूं तो एक मैंने एडर बनाया गेट्स को जोड़ के, ठीक है, और एक मैंने प्लस करके A+B करके एडर बना दिया, तो A+B करके तो ठीक चल रहा होगा, वो जो मैंने अपना गेट्स से ऑप्टिमाइज करके बनाया था, हो सकता है उसमें कोई मसला हो, तो उसको मैं टेस्ट करना चाह रहा हूं, तो मैंने वही इनपुट इधर भी दे दी और A+B को भी दे दी और A+B की जो आउटपुट आई उसको कंपेयर कर लिया अपने उससे। सो फॉर एग्जाम्पल हम काउंटर को टेस्ट करना चाहते हैं, जो अभी हमने काउंटर जिसका कोड लिखा, तो सबसे पहले अगर हम टेस्ट बेंच की जनरली हम अलग फाइल बनाते हैं, ठीक है, ऑल्दो सारे टूल्स में उमूमन आप एक फाइल में भी सारा कोड लिख सकते हैं, लेकिन फिर फायदा नहीं किया, टेस्ट बेंच भी उधर है, ये भी उधर है, तो सिंथेसिस के टूल को कैसे पता चलेगा क्या सिंथेसिस करना। नॉर्मली हम अलग फाइल बनाते हैं, तो उसका नाम हम लिखेंगे मॉड्यूल, जो भी नाम रखना चाहें, ठीक है। सो नॉर्मली मेरी कन्वेंशन ये है कि मैं TB_, और ये कई लोग करते हैं कि टेस्ट बेंच को छोटा करके TB_, और जो असल मॉड्यूल का नाम है वही बना दी। कन्वेंशंस का ये फायदा होता है कि आप अगर सेम कन्वेंशन यूज करते रहे, यानी एक ही तरीके से कोड करते रहे, तो आज से साल बाद दोबारा देखेंगे तो उस फोल्डर में आप देखेंगे यार TB वाली फाइल कौन सी है, तो ये टेस्ट बेंच है, ठीक है, उधर 50 फाइलें, तो आप फौरन से टेस्ट बेंच पे पहुंच जाएंगे। टेस्ट बेंच से पता चल जाएगा कि उसके आगे अंडरस्कोर के आगे मॉड्यूल का नाम था, तो आपको ये पता चल जाएगा टॉप लेवल मॉड्यूल कौन सा था, तो उस टॉप लेवल मॉड्यूल की फाइल का भी पता चल गया, ठीक। तो इस तरीके से आपको कम टाइम लगता है। तो क्योंकि टेस्ट बेंच ने तो इसको खुद इनपुट आउटपुट देनी है, तो उसकी अपनी इनपुट आउटपुट कोई नहीं होती टेस्ट बेंच की, ठीक है। तो टेस्ट बेंच में आप देखें मॉड्यूल DB काउंटर के आगे सेमीकोलन लगा के उसको खत्म किया, एंड मॉड्यूल, तो ये ऐसा मॉड्यूल है जिसकी कोई अपनी इनपुट आउटपुट नहीं होती। फिर हमने इसमें जिस तरह मैंने आपको कहा था कि चिप लगाने की तरह ही है कि हम उसका इंस्टेंस बनाते हैं वेरिलॉग में, ठीक है। काउंटर को FIFO में लगाना है तो हम उसका एक इंस्टेंस बनाएंगे इस तरह करके कि काउंटर स्पेस काउंटर इंस्ट, और उसके आगे फिर हम इनपुट्स और आउटपुट्स को टाई करेंगे। तो जो चीज मैं टेस्ट करना चाह रहा हूं उसका एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। अभी मैंने वो बना दिया, उसको टाई नहीं किया हुआ इधर, ठीक है, यानी कि क्लॉक रीसेट वगैरह टाई नहीं की। तो टेस्ट बेंच का काम है कि वो इसकी सारी इनपुट्स जनरेट करे और फिर इसकी आउटपुट्स को देखे कि वो क्या आती है, ठीक। सो इनपुट्स को अमूमन हम रेज डिक्लेयर कर लेते हैं, आउटपुट्स को वायर डिक्लेयर कर लेते हैं। ये मैं आपको बता रहा था कि क्या चीज वायर डिक्लेयर होगी। इसकी जो आउटपुट है ना, ठीक है, वो इसके अंदर इट हैज टू बी वायर। जब आप इंस्टेंस बना रहे हो तो जो आउटपुट है ना, इसको आपने वायर डिक्लेयर करना है। काउंटर जब हमने खुद बनाया था तो उस वाली फाइल में हमने राइट डिक्लेयर किया हुआ था उसको, क्योंकि हम पॉजिटिव क्लॉक से उसको निकाल रहे थे। लेकिन इधर क्योंकि ये उसके इंस्टेंस से आउटपुट आ रही है तो आई कैन नॉट चेंज इट, तो मैंने इसको, इसकी जितनी भी आउटपुट्स हैं उनको मुझे वायर डिक्लेयर करना। इसकी एक ही आउटपुट है तो वो वायर डिक्लेयर, बाकियों को मैं रेज या वायर कोई भी डिक्लेयर कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन कि मैंने किधर उसको साइन करना। तो इस केस में मैं क्लॉक रीसेट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, क्योंकि मैं खुद असाइन जिस ब्लॉक में करना चाह रहा हूं उसके अंदर जो कुछ हो वो रेज डिक्लेयर करना होता है, इसलिए हमने इसको रेज डिक्लेयर किया। ओके, अच्छा, सिमुलेशन की कोडिंग सिंथेसिस की कोडिंग से टोटली फर्क है। सिमुलेशन वाला कोड सिंथेसिस में कभी यूज ना करें। कंपाइलर आपको एरर नहीं देगा क्योंकि कंपाइलर दोनों चीजें सपोर्ट करता है, ठीक है, लेकिन आपको चीज चलेगी नहीं। तो वेरिलॉग या हार्डवेयर डिजाइन में एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि गाइडलाइंस जो है ना, जो असूल है,
वो आप अपने कह लो कि एक तरह से आपने खुद फॉलो करने होते हैं। अगर आप उसको नहीं फॉलो करेंगे तो फिर आप ऐसी चीज में भाजेंगे कि चीज कोड लिखा हुआ चल नहीं रहा, ठीक है, और वहां दैट्स नॉट अ गुड प्लेस टू बी, कि आपका थोड़ा मतलब अगर इस तरह ना चल रहा हो कि एक दो दिन लगा के चल जाए, ये एक और बात है, लेकिन अगर आपने सॉफ्टवेयर स्टाइल में कोड लिखना शुरू कर दिया या सिमुलेशन वाली चीजें सिंथेसिस वाले में लिखना शुरू कर दिया, फिर आप लगे रहेंगे कि यार पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। तो कोडिंग गाइडलाइंस जो है ना, जो हमने बताया था कि भाई पीछे आप पहले पूरा सर्किट ड्रॉ करें, उस ड्रॉ किए हुए सर्किट को कोड करें। अगर आप वो कर रहे होंगे तो फिर ये वाले मसले नहीं आएंगे, ठीक। ओके, अब हमने ये वाली इनपुट जनरेट करनी है, ये आउटपुट है और इसको हम मॉनिटर करना चाहते हैं। तो हम चाह ये रहे हैं कि हम कुछ इस किस्म का क्लॉक देंगे, क्लॉक हर साइकिल में 1010 हो रहा हो। रीसेट हम चाहते हैं कि कम से कम एक साइकिल के लिए उसको 1 करें, ज्यादा साइकिल्स के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रीसेट को 1 करेंगे तो हम अज्यूम करते हैं काउंटर 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम चाहते हैं कि इंक्रीमेंट दें, कम से कम 2-3 साइकिल उसको इंक्रीमेंट करके देखेंगे भाई काउंट 0 से 1, 2 और 3 गया है कि नहीं गया। डिक्रीमेंट करके देखेंगे अगर 2, 3 पे गया था तो वापस 3 से 2, 2 से 1 वापस आया कि नहीं आया। और ये जो काउंट है ना, इसकी वैल्यूज हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये हम मॉनिटर कर लें, ठीक है। सो काउंट की वैल्यू रीसेट के बाद 0 हो जाएगी, उसके बाद जब इंक्रीमेंट आएगा जिस राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे उसके बाद 1 हो जानी चाहिए, अगले राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे दोबारा इंक्रीमेंट आया हुआ तो 2 हो जानी चाहिए, फिर डिक्रीमेंट अगर जिस राइजिंग एज ऑफ क्लॉक है उसके बाद वापस 1 हो जाए। तो ये हम चाहते हैं कि हमें इस किस्म की शेप नजर, तो ये बेसिक वेरिफिकेशन जो हम इस तरह की चाह रहे होते हैं। सो सबसे पहले हम क्लॉक जनरेट करना चाहते हैं। अच्छा, जब अपने सिमुलेशन के लिए कोड लिखना होता है तो उसमें एक ब्लॉक होता है इनिशियल का ब्लॉक, ठीक है। सो इनिशियल का ब्लॉक जिस तरह सी में मेन होता है ना एक, ठीक है, लेकिन वेरलॉग में फर्क है कि आप बहुत सारे इनिशियल के ब्लॉक्स भी बना सकते हैं। वो सारे के सारे इट विल स्टार्ट रनिंग फ्रॉम स्टार्ट, जैसी सिमुलेशन स्टार्ट होगी इनिशियल चलना शुरू हो जाएगा और ये एक दफा चलेगा। ऑलवेज वाले ब्लॉक जो थे वो हमेशा चल रहे होते थे, इसलिए उनका नाम ही ऑलवेज था, ऑलवेज एट स्टैटिक। ऑलवेज एट स्टैटिक का मतलब है कि हमेशा चलते रहो, जब भी इनपुट में कोई चेंज आए आउटपुट पे चेंज कर दो। ऑलवेज एट पॉज क्लॉक का मतलब है चलते रहो, जब भी क्लॉक का पॉज जाए तो आप इनपुट को उठा के आउटपुट पे ले जाओ। तो इनिशियल का ब्लॉक जो है वो हर वक्त नहीं चल रहा, ये स्टार्ट से चलना शुरू है और एक ही दफा चलेगा, ठीक है। सो अगर मैंने क्लॉक जनरेट करना है तो क्लॉक में मैं ये कर सकता हूं कि इनिशियल के ब्लॉक डाला, बिगिन एंड डाला, उसके अंदर मैंने कहा क्लॉक इज इक्वल टू 0, यानी स्टार्ट में कर दो क्लॉक को 0। उसके बाद मैंने कहा फॉर एवर इज एन इन्फिनिट लूप, ठीक है, कि मैंने इसको एक इन्फिनिट लूप में कर दिया। जिस तरह फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन समथिंग, आई प्लस प्लस हमने पढ़ा हुआ था ना, तो वो वाला लूप भी लग सकता है यहाँ पर, या वाइल 1 भी लग सकता है, तब भी क्लॉक जनरेट हो जाएगा। लेकिन उसके बजाय फॉर एवर यूज करने से में बेहतर है कि कोड देखकर ही पता चल जाएगा कि मैंने ये इन्फिनाइट लूप लगाया हुआ है। तो इन्फिनाइट लूप का मतलब ये हमेशा चलता रहे। और मैंने लिख दिया #5 क्लॉक इज इक्वल टू नॉट ऑफ क्लॉक। हैश क्या चीज होती है? #5 का मतलब है कि 5 टिक्स का डिले डाल दो, ठीक है, कि हर 5 टिक्स के बाद क्लॉक को नॉट कर दो। तो इसका मतलब है क्लॉक 0 था, 5 टिक्स के बाद क्लॉक नॉट होके 1 हो जाएगा, फिर 5 टिक्स के बाद क्लॉक नॉट होके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही? तो ये हमेशा यूं ही चलता रहेगा, तो क्लॉक 1 0 1 0 1 0 इस तरह की शेप बन जाएगी। 5 क्यों डाला है इसकी कोई वजह नहीं है, ठीक है। सिमुलेशन में हम ये कोई भी नंबर दे सकते थे। अगर आप कोई सिमुलेशन मॉडल्स यूज करें Xilinx वगैरह के, कई दफा उसमें ये कम होता है नंबर, तब आप मतलब 5 इज टू लो फॉर दैट, क्योंकि वो नैनो सेकंड में मॉडल कर, वो पिको सेकंड में मॉडल कर रहे होते हैं, और पिको सेकंड में अगर आप 5 पिको सेकंड बहुत कम टाइम होता है। तो हम उस केस में अगर आप वो वाला टाइम भी मॉडल करना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज कर दें, बढ़ा के देख लें, 10,000 कर दें, 1000 कर दें, तो वो फिर नैनो सेकंड तक पहुंच जाएगा। 1000 में होता है नैनो सेकंड के बाद कर लो, ठीक है। और आप वो एग्जैक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं जो आप असल में क्लॉक को एक्सपेक्ट करें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सर्किट का बिहेवियर चेक कर रहे होते हैं, हम ये नहीं चेक कर रहे होते कि वो एग्जैक्ट उतना टाइम ले रहा है या नहीं, क्योंकि वो तो सेंसस के बाद ही चेक होता। ओके, सो यहाँ तक चीज समझ आ गई कि ये कैसे काम कर रहा है, क्लॉक कैसे जनरेट हो गया, कि हमने एक इनफाइनाइट लूप लगा दिया, क्लॉक को नॉट ऑफ क्लॉक किया, तो फॉर एवर जो है ये इनफाइनाइट लूप है। #5 का मतलब है क्या ब्लॉक, तो ये बेसिकली सी स्टाइल ब्लॉक है जो कि सीक्वेंशली चलता है जब तक हम इसको खत्म न करें। जो चीज आपने इनिशियल के ब्लॉक में असाइन की हो, जो क्लॉक हम इनिशियल के ब्लॉक में असाइन करें, उसको भी रेज डिक्लेयर करना होता है। तो मैंने शुरू में जो रेज डिक्लेयर किए हुए थे उसकी वजह क्या थी कि इनिशियल के ब्लॉक में इसकी असाइनमेंट होगी। सो यहां तक चीज क्लियर हो गई? ओके,
अच्छा, मैं पैरेलल में एक छोटा सा और काम ये कर लूँ कि मैं विवॉडो को खोल लूँ, है ना, क्योंकि विवॉडो मेरे पास खोलने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। ठीक है, सो ये मैंने विवॉडो को मैं डबल क्लिक कर देता हूँ और वो अपना टाइम लेता रहेगा। हम जिस तरह वो नहीं होता कोई कुकिंग शुकिंग का प्रोग्राम हो तो उसमें कहते हैं कि जी जितनी देर इसको दम पे लगा देते हैं तो उतनी देर हम प्याज काटना शुरू करते हैं। तो ये वो वाला काम मैं कह रहा हूँ कि अच्छा विवॉडो क्योंकि 1-2 मिनट ले लेता है तो उतनी देर में हम विवॉडो को दम पे लगा दें और वेरिलॉग की सिमुलेशन जो है ना वो सीखें। ओके, सो अच्छा ये दोबारा आ गया, ये तो मैं कर चुका हूँ, क्लॉक हो गया। इसके बाद है कि अब मैं रीसेट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वगैरह को जनरेट करना चाह रहा हूँ। तो अगेन इनको जनरेट करने के लिए मैं नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि मैंने जो चीज मैं चाह रहा हूँ ना, ये चाहे मेरे दिमाग में हो ये वाली पिक्चर कि मैं क्या चाह रहा हूँ या कहीं पे बनी हो, नॉर्मली दिमाग में होती है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, वो ध्यान में रखी और जो चीज मैं इधर से लेफ्ट टू राइट काम करना चाह रहा हूँ वो काम आप क्योंकि ये सिक्वेंशियल कोड है, एक से वो टॉप टू बॉटम आप कोड लिखते जाए। ठीक है, कहीं पे लूप आएगा तो वो बार बार चलेगा, लेकिन अदरवाइज ये सिक्वेंशियल चलना शुरू हो जाता है। तो हम जो चीज उधर लेफ्ट टू राइट चल रही है ना वो हमारे कोड में आ जाएगी। तो हमने एक इनिशियल का ब्लॉक लिखा है, इनिशियल बिगिन एंड, ठीक है, जिसके अंदर हम ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और रीसेट को जनरेट करना। तो हम सबसे पहले क्या करना चाह रहे हैं, सबसे पहले इन सबको 0 करना चाह रहे हैं। हमने सबसे पहले इन सबको 0 कर दिया। फिर मैं चाहता हूं कि रीसेट को थोड़ी देर के लिए 1 करूं। ठीक है, सो थोड़ी देर के लिए 1 करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि मैं चाहता हूं कि जब राइजिंग एज ऑफ क्लॉक गुजर गया उसकी थोड़ी देर बाद मैं 1 करूं, क्योंकि नॉर्मली सिग्नल्स राइजिंग एज ऑफ क्लॉक के थोड़ी देर बाद कोई वैल्यू ले रहे होते हैं। तो मैं थोड़ा सा टाइम गुजारूं, उसके बाद मैं रीसेट को 1 कर दूं और उसके बाद क्लॉक एज गुजरने के बाद मैं उसको वापस 0 कर दूं। तो ये करने के लिए मैं कह सकता हूं एट पॉज एज क्लॉक, ठीक है, और उसके बाद मैं कह सकता हूं रीसेट इज इक्वल टू #1 ये #1 का मतलब क्या है कि पॉज एज क्लॉक के एक टिक के बाद। ठीक है, अच्छा मैं इधर टिक का लफ्ज पहले भी यूज किया, अभी भी यूज कर रहा हूं। टिक जो है ना वो हम इनफाइनाइटली शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम नहीं मॉडल कर सकते। ठीक है, तो इसलिए जितने भी सिमुलेटर हैं उनकी कोई टाइम टिक होती है कि हम इस लेवल पे चल रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली वो पिको सेकंड या नैनो सेकंड में होती है कि 1 पिको सेकंड की टिक चल रही होती है या 1 नैनो सेकंड की जिस पे चल रहे हैं। तो लेकिन वो मॉडल करने के लिए, यानी कि आपको जो वेव फॉर्म नजर आएगी उसमें 1 पिको सेकंड का ये मतलब होगा कि वो 1 टिक किया है तो वो जो, ठीक है, ये हम सेट कर सकते हैं टिक टाइम स्केल लिख के आगे कि वो पिको सेकंड नैनो सेकंड वाली चीज, लेकिन वो मैं बाद में बताता हूँ। तो यहाँ तक चीज क्लियर हो गई कि आपने अच्छा चाहे तो मैं इस तरह लिख लूँ, चाहे तो मैं ब्लॉकिंग इधर नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट यूज की हुई है। मैं आगे जाके दूसरी एग्जांपल भी करता हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि एक पॉजेज क्लॉक गुजारो, एट पॉजेज क्लॉक का ये मतलब हो गया, और उस पॉजेज क्लॉक पे करना क्या है, रीसेट को 1 कर देने हैं विद अ डिले ऑफ 1। ठीक है, फिर मैं चाहता हूं ऊपर जो कि हम अगले लेवल पे जाएं और रीसेट को पॉजेज क्लॉक के बाद 0 कर दें। तो मैं दोबारा एट पॉजेज क्लॉक लिख दूंगा। तो अब आपको ये नजर आ रहा है कि जो चीज इस तरफ से मैंने करना क्या है, सोच में ये रहूंगा एक पॉजेज क्लॉक गुजार दूं उसके थोड़ी देर बाद, तो इधर मैं लिखूंगा एट पॉजेज क्लॉक और उसके डिले के बाद बंद कर दूं। फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक और पॉजेज क्लॉक गुजारूं, तो मैंने इधर एक और पॉजेज क्लॉक गुजरवाया और उसको वापस 0 कर दूं। फिर मैं ये चाह रहा हूँ लेट से कि कुछ साइकिल्स गुजर जाएं, ठीक है, जिसके बाद में या एक पॉजेज क्लॉक गुजर जाए जिसके बाद मैं इंक्रीमेंट को 1 करूं। अच्छा, यहां पर मैंने दूसरा सिंटेक्स यूज किया है। यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने इधर सेमीकोलन डाल दिया। ठीक है, अच्छा मैं चाहे उस तरह लिखूं या इस तरह लिखूं, इसका एक ही मतलब है। मैंने यहां पर दूसरा सिंटेक्स इसलिए यूज किया है ताकि आपको समझ आ जाए, ये वाला सिंटेक्स भी समझ आ जाए और वो वाला भी आ जाए। यहां पर मैंने किया है एट पॉजेज क्लॉक सेमीकोलन। इसका मतलब है कि एक पॉजेज क्लॉक गुजार दो और कुछ ना करो। सेमीकोलन एक सिंपल नल स्टेटमेंट है कि कुछ भी ना करो। तो इधर वो आएगा जब पॉजेज क्लॉक गुजर चुका होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा #1 एक टिक और गुजार दो, तो एक टिक गुजर गई। उसके बाद मैंने कहा इंक्रीमेंट को 1 कर दो। ठीक है, तो इंक्रीमेंट हमारा पॉजेज क्लॉक के टिक के बाद बंद। हम एग्जैक्ट पॉजेज क्लॉक पे क्यों नहीं करते? हम एग्जैक्ट पॉजेज क्लॉक पे इसलिए नहीं करते क्योंकि पॉजेज क्लॉक पे पहले भी और कुछ काम हो रहे होते हैं और सारे रजिस्टर्स वैल्यू लैच कर रहे होते हैं। तो
उसको हो सकता है कंपाइलर किसी भी सीक्वेंस में करे, वो अगर उसने ये पहले असाइन कर दिया तो वो हमारा सर्किट सही मॉडल नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल रजिस्टर थोड़ा सा टाइम लेते हैं जिसके बाद उनके अंदर वैल्यू आती है। ठीक है, तो इनको हम वो कहते हैं ना कि क्लॉक टू आउटपुट डिले से कहते हैं कि क्लॉक एज से लेकर आउटपुट आने तक थोड़ा सा टाइम होता है, तो ये हम क्लॉक टू आउटपुट डिले मॉडल कह रहे हैं, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं। टेक्निकली मैंने आपको बताया था कि ये नॉन ब्लॉकिंग है, इसका मतलब है कि ये कोई और ऐसी ब्लॉक नॉन ब्लॉकिंग चल रही है तो उसके पैरेलल में चल रही है, तो ये वैल्यू असल में वो पॉजिटिव क्लॉक पे उठा लेगा लेकिन एक टिक के बाद उसको साइन करेगा। इस केस में क्या करेंगे, हमने पॉजिटिव क्लॉक गुजार दिया, एक टिक भी गुजार दिया, उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखो, तो लेकिन नेट इफेक्ट इस केस में सेम ही जी, नहीं एक ही टिक के बाद आएगी। इस केस में भी हमने पॉजिटिव क्लॉक को उठाया, जब हमने पॉजिटिव क्लॉक लिख दिया तो इसका नाम पॉजिटिव क्लॉक से लाइन हो गए, उसके बाद हमने एक टिक इधर डाला तो ये एक टिक के बाद साइन होगी, इधर भी एक टिक ही डाला पॉजिटिव क्लॉक के बाद तो ये एक ही टिक के बाद। फायदा कोई नहीं, बेशक वो यूज कर लें, ये यूज कर लें, एक ही तरह। आई एक्चुअली प्रेफर दिस वन इन सिमुलेशन बिकॉज इसका मतलब टेक्निकली हल्का सा फर्क है, ऑल्दो इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये है कि पॉजिटिव क्लॉक के ऊपर जो राइट साइड पे वैल्यू थी वो उठा लो, इस केस में क्योंकि कांस्टेंट था तो वो बाद में उठा लेते, पहले उठा लेते, कोई फर्क नहीं था, और उसको एक टिक का डिले वेट करो और फिर इसके अंदर लिखवा दो, ये कह रहे। तो ये वैल्यू उस वक्त ही उठ गई थी जिस वक्त पॉजिटिव क्लॉक हुआ था, क्योंकि इधर हमने सेमीकोलन डाला, ये हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव क्लॉक के अंदर ये काम करने हैं। ठीक है, हम बिगिन एंड डाल के मल्टीपल काम भी कर सकते हैं पॉजिटिव क्लॉक में। इस केस में हमने कहा पॉजिटिव क्लॉक गुजार दो और कोई काम ना करो, तो एक पॉजिटिव क्लॉक गुजर गया, उसके बाद ये काम हुआ। ठीक है, एक टिक गुजार दिया तो पॉजिटिव क्लॉक पे वैल्यू नहीं हमने उठाई, उसके एक टिक गुजरा, उसके बाद हमने ये राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाली को साइन, तो अगेन नेट इफेक्ट एक ही है इस केस में। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई रजिस्टर मॉडल कर रहा होता तो मैं ये वाला सिंटेक्स यूज करता, अगर मैं वैसे कह रहा हूं कि भाई कोई भी इनपुट देनी है तो मैं अमूमन ये वाला आई जनरली प्रेफर दिस वन, क्योंकि इसमें जो उसने उठा के एक टिक के लिए सेव रखनी है, इट कुड रिजल्ट इन के सिमुलेशन में कंप्यूटर को थोड़ा सा टाइम लगे। इस छोटी सिमुलेशन में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई दफा हम ऐसी सिमुलेशन चला रहे होते हैं जो कि एक दिन भी चलती हैं, दो दिन भी चलती हैं। ठीक है, तो वैसी जो सिमुलेशन हैं उनमें आप जहाँ से टाइम बचा सकें वो हम बचा रहे होते हैं। ठीक है, घंटों में चलना जो है वो कोई इतना अनकॉमन नहीं है सिमुलेशंस का। ओके, तो ये मैंने सेमीकोलन आपको बता दिया। अच्छा, अब मैं चाहता था कि 2 क्लॉक साइकिल गुजर जाएं। ठीक है, 2 क्लॉक साइकिल गुजर जाएं और मैं कुछ ना करूं, क्योंकि इधर जो मैंने साइन किया है मैं 2 साइकिल तक कोई इनपुट पे चेंज नहीं करना चाहता। तो इसका तरीका एक फॉर लूप भी लगा सकते हैं, व्हाइल लूप भी लगा सकते हैं, लेकिन एक और लूप है वेरिलॉग में जिसको हम कहते हैं रिपीट 2 एट पॉजिटिव क्लॉक सेमीकोलन मैंने लिख दिया। इसका मतलब है 2 दफा गुजारो। ठीक है, ये वेरिएबल भी हो सकता है जो इधर कॉन्स्टेंट दिया होगा कि भाई n दफा कोई गुजारना है जो हम चेंज करना चाहते हैं डिफरेंट, तो हम इधर वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब है रिपीट का मतलब है कि एक लूप है 2 दफा चलाओ। ठीक है, क्या 2 दफा चलाओ? पॉजिटिव क्लॉक सेमीकोलन। पॉजिटिव क्लॉक सेमीकोलन का मतलब है कि बस पॉजिटिव क्लॉक गुजार दो 2 दफा। ठीक है, तो हमारे 2 साइकिल इसकी वजह से गुजर जाएंगे। ठीक है, यहां से आगे 2 क्लॉक साइकिल गुजारने थे, रिपीट 2 एट पॉजिटिव, 3 गुजारने हो, 10 गुजारने हो, रिपीट 10 एट पॉजिटिव क्लॉक ने 10 गुजर जाएंगे। ठीक है, 3 लिखेंगे, 3 गुजर जाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैं चाहता हूं इंक्रीमेंट 0 हो जाए, डिक्रीमेंट 1 हो जाए। तो मैंने कहा इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 0, अगेन #1 डाल के पॉजिटिव क्लॉक के बाद एक टिक गुजारा, उसको मैंने 0 कर दिया और डिक्रीमेंट को मैंने 1 कर दिया। तो उस एक टिक के बाद ये 0 हो गया, वो 1 हो गया। अगेन इसके बाद मैं चाहता हूं कि एक क्लॉक साइकिल रिपीट, मैंने आपको बता दिया कि रिपीट एक लूप है। उसके बाद मैं एक साइकिल के बाद डिक्रीमेंट को भी लेट से 0 करना चाहता हूं, तो मैं कह सकता हूं एट पॉजिटिव क्लॉक डिक्रीमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे जो चीज आपने 1 की है उसको अगर आपने 0 करना था तो आपने ही करना था, खुद ब खुद नहीं होगी। ठीक है, तो जो वैल्यू मैं असाइन करूंगा वही वैल्यू रहेगी उसकी सिग्नल की। ठीक है, और नॉर्मली उसके बाद हम चाहते हैं थोड़ी देर सर्किट चलता रहे ताकि कोई भी ऑब्वियसली डिक्रीमेंट के बाद मैं देखूंगा कि आउटपुट पे चेंज आया कि नहीं, एक तो वो देखना चाहूंगा, और कई दफा मैं ये भी देखना चाहते हैं कि 20-25 साइकिल में कोई ऐसा इवेंट तो नहीं हो गया कि जो हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। तो हम अमूमन एंड पे कुछ साइकिल गुजार देते हैं, जिस तरह मैंने इधर लिखा है रिपीट 20 एट पॉजिटिव क्लॉक, जिसका मतलब है 20 दफा पॉजिटिव क्लॉक गुजार दो। उसके बाद मैंने लिखा है $stop।
डॉलर स्टॉप जब आपने लिखा होता है वेरिलॉग में, तो सिमुलेटर उस जगह पर आकर सिमुलेशन को ऑटोमेटिकली रोक देगा खुद, ठीक है। जब आप सिमुलेट करें तो हम उसको बाय हैंड भी ऊपर से कह सकते हैं रोकने, बाय उसको कह भी सकते हैं कि इतनी देर के लिए चलो, लेकिन अगर डॉलर स्टॉप लिखा हुआ तो वो चलते चलते इधर आकर रुक जाएगा, ठीक है। सो यहां तक बात समझ आ गई? ओके, सो वेरिलॉग का सिंटेक्स आपको काफी हद तक अब समझ आ गया। तो अब अगर ये जो मैंने 2-3 चीजें देखी हैं, अगर मैं इनको शॉर्टलिस्ट करूं तो मैंने 3 चीजें देखी हैं। एक ये कि सबसे पहला सेक्शन था कि मैं जो चीज टेस्ट करना चाहता हूं उसका इंस्टेंस बनाऊं, उसकी जो इनपुट्स थी अमूमन उसको हम रेज डिक्लेयर कर देते हैं, जो उसकी आउटपुट होती है उसको हम वाई डिक्लेयर कर देते हैं। फिर हम क्लॉक जनरेट करते हैं अमूमन, और क्लॉक का हमने देख लिया कि फॉर एवर लूप लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने इनिशियल के ब्लॉक में, और उसके बाद जो हमारी मेन सिमुलेशन है जो कि सी के मेन के स्टाइल की तरह की है, लेकिन बेसिकली मेन के बजाय हम इनिशियल बिगिन एंड लिखते हैं। अगेन आप देखें कि 2 इनिशियल के ब्लॉक हैं, तो ये दोनों पैरेलल में चलना शुरू हो जाएंगे। सिमुलेशन चलेगी तो ये भी चलना शुरू हो जाएगा, ये भी चलना, ये क्लॉक जनरेट कर रहा होगा, ये आपके बाकी के सिग्नल जनरेट कर रहा होगा, ठीक है। तो सी से इसलिए आज से फर्क है कि उसमें एक ही मेन होता है, लेकिन ये पैरेलल में चलता है, लेकिन ये एक ही दफा चलते हैं, यानी इट्स नॉट लाइक ऑलवेज, ठीक है। तो ये जब तक हमने फॉर एवर नहीं डाला तो ये रिपीट नहीं होगा, इसमें भी हम रिपीट करेंगे तो कुछ रिपीट होगा और एंड पे आकर ये रुक जाएगा। सो ये चीज क्लियर होगी हमारे पास। तो इस तरह का टेस्ट बेंच रखा, तो ये हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये हम अब वो काम जो हमने बेंच पे बैठ के, अगर असल में हमारे पास काउंटर होता और उसको इनपुट देकर और आउटपुट को देखना था किसी प्रोब से या स्कोप पे, ऑसिलोस्कोप पे, वो वाला काम हम सिमुलेशन के अंदर करें, ठीक है। और एंड पे हम चाहते हैं कि हमें इस तरह की सिमुलेशन नजर आ जाए। ये सिमुलेशन हमारी है जिसमें हमारे पास टाइम लेफ्ट टू राइट जा रहा है और हम सारे सिग्नल्स को देख रहे हैं। ये मुझे शुरू में एक्सप्लेन करना चाहिए था, बट आई थिंक कि आप इसको समझते हैं। ये डायग्राम तो आपको समझ आती है ना कि क्या है कि टाइम लेफ्ट टू राइट बढ़ा है, क्लॉक 101010 हुए जा रहा है, रीसेट किया, इंक्रीमेंट किया, डिक्रीमेंट किया। तो ये वैसे मैं शुरू में बताया था, तो शायद अगर किसी को नहीं समझती तो वो भी आ जाती थी, तो सॉरी फॉर दैट ठीक है। ओके, ये स्लाइड जो है ये क्योंकि वो ट्रेनिंग से में यूज हुई थी, तो इसलिए आपको डे 1 डे 2 पास करना है। तो हमने जो दाम पे रखा था विवाडो को, वो कर ली, ठीक है। सो विवाडो जो है Xilinx का टूल है। नॉर्मली FPGA जो कंपनियां बनाती हैं वो उसके साथ अपने टूल्स भी बनाती हैं, ठीक है। और कुछ कंपनियां जो FPGA के अलावा भी हैं जो अपने टूल्स बनाती हैं जो कि FPGA के साथ इस्तेमाल हो जाते हैं, जिस तरह Synopsys है, उनके भी टूल्स हैं जो कि इसके लिए यूज होते हैं, या मॉडल सिम है जो कि एक और कंपनी मेंटर ग्राफिक्स है जिनका वैसे लाहौर में ऑफिस भी है, अगर आप लोग बाद में उधर अप्लाई करना चाहें, ठीक है। तो वो भी सिमुलेशन के टूल्स बनाती। Xilinx जो है ना, ये FPGA का सबसे बड़ा वेंडर है, यानी कि जो FPGA सबसे ज्यादा बनाने वाली कंपनी Xilinx है। इसके बाद एक दूसरी कंपनी अल्टेरा थी जो कि बनाती है, तो अल्टेरा का भी इसी तरह के टूल्स हैं, और अगर आप उस पर वेरीफाई करना चाहें तो वो भी यही वाला सेम वेरिलॉग का कोड, सेम टेस्ट बेंच जो है अल्टेरा के टूल्स पे भी आप चला सकते हैं। तो वो सिमुलेट करने के लिए अल्टेरा वाले शायद मॉडल सिम यूज करते हैं, जो मेरे पहले Xilinx वाले मॉडल सिम यूज करते थे, लेकिन अब इन्होंने अपना सिमुलेटर बना दिया जिसके अंदर आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंथेसिस के टूल्स भी यही विवाडो ही यूज हो जाएगा फॉर सिंथेसाइजिंग, यही यूज हो जाएगा फॉर सिमुलेशन। सो जैसे किसी भी टूल में होता है कि जब आपने उसमें काम करना, अच्छा अनफॉर्चुनेटली ये जो मॉनिटर की रेजोल्यूशन है, ये जो प्रोजेक्टर की, ये इतनी अच्छी नहीं होती। हार्डवेयर वाले जो बंदे हैं ना, वो चाहते हैं कि उनके पास ज़्यादा रेजोल्यूशन वाली बड़ी बड़ी स्क्रीनें हों, क्योंकि विवाडो वगैरह में मल्टीपल चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो आप चाह रहे होते हैं कि वो मुझे बड़ी बड़ी थोड़ी सी नज़र आ रही हूँ। तो हम लोग, आप कहीं पे हार्डवेयर की जॉब करें तो यू कैन पुट अप दिस रिक्वेस्ट टू दी हायर अप्स कि भाई मुझे ज़रा अच्छा मॉनिटर लेकर दें जो ज़रा ज़्यादा रेजोल्यूशन वाला बड़ा हो, ठीक है। तो नॉर्मली वो आपको सुनेंगे, और जो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा जेलस हो जाएंगे कि यार ये क्या, हमें तो छोटा सा मॉनिटर है और इनको बड़ा बड़ा मॉनिटर। ओके, सो किसी भी टूल में नॉर्मली आप सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो इस केस में भी हम एक, ऑल्दो इसके कुछ फ्लोज प्रोजेक्ट क्रिएट किए बगैर भी हैं। अगर मैं इसको मोटा मोटा आपको बताऊं तो एक इधर इसका कंसोल है, इसको कहते हैं TCL कंसोल। अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप चाहें तो इधर कमांड्स टाइप कर करके इसको चला सकते हैं, ठीक है। यानी प्रोजेक्ट बनाए बगैर आपने फाइलें ऐड की,
कि भाई ये वाली फाइल है, इसको कंपाइल कर लो, ये वाली फाइल है, इन सारी फाइलों को उठा के सिंथेसाइज कर लो, तो उसकी एक कमांड्स का सेट है जो कि हम इस कोर्स में शायद नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। हाँ, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट लेस फ्लो, ठीक है। प्रोजेक्ट के साथ का फ्लो भी आप इधर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो भी हम काम, ये यूजर इंटरफेस है, मैं ऊपर जाके कहूंगा कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो, तो उससे भी एक TCL कमांड होगी जो कि नीचे चलेगी, ठीक है। तो आप अगर वो कमांड साथ साथ सेव करते जाए ना, तो आप सिंपल इधर आके वो वाली फाइल इधर चला दें तो वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट खुद ब खुद क्रिएट भी कर देगा, ठीक है। तो कई दफा आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें ये करने की जरूरत नहीं है। तो मैं अभी चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा, फिलहाल मैं यूजर इंटरफेस जो सिंपल फ्लो है वो आपको समझाना चाह रहा, ठीक। इसको बाद लोग TCL बोलते हैं, बाद लोग टिकल बोलते हैं, आई डोंट नो वैसे एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो मैंने अगर वेरिलॉग पे काम करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सबसे पहले ये कर सकता हूँ कि भाई एक नया प्रोजेक्ट बना लूँ, ठीक है। तो नया प्रोजेक्ट बनाया तो ये विंडो खुल जाएगी, ये इधर ज़्यादा बड़ी लग रही है क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं है, वरना ये थोड़ी सी छोटी होती है। नेक्स्ट ये पूछेगा कि भाई आप किस जगह पर प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह आपने C वगैरह के प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, उसमें भी यही था कि प्रोजेक्ट बनाया, वो पूछता है किस जगह पे बनाना है और क्या उसका प्रोजेक्ट का नाम रखूं। तो लेट्स से कि मैं आपके सिलेक्ट कर लेता हूं कि मेरे पास जो सिस्टम डिज़ाइन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके अंदर मैं बना लेता हूँ, लेट्स, ठीक है। तो डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन के अंदर ये मेरे DE में अब्बासिन यूनिवर्सिटी के फॉल 2018 के सिस्टम डिज़ाइन पे मैं बनाना चाह रहा हूँ। और लेट्स से कि मैं इस प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ काउंटर। ओहो, ये तो उर्दू में टाइप करना शुरू हो गया। लेट मी चेंज द कीबोर्ड, मेरा इस वक्त उर्दू सिलेक्ट हुआ है, तो मैं इधर लेट से लिख देता हूँ काउंटर, ठीक है। ये इधर एक चेक बॉक्स है, क्रिएट प्रोजेक्ट सब डायरेक्टरी। इसका मतलब है कि ये इस फोल्डर के अंदर एक नई डायरेक्टरी बना देगा, ठीक है। इसके लिए अगर ये ना चेक हुआ हो तो वो उस फोल्डर के अंदर ही सारी प्रोजेक्ट की फाइल्स बना देगा। अगर चेक हुआ हो तो इसका मतलब है ये सिस्टम डिजाइन के फोल्डर के अंदर एक अलग से फोल्डर उसका क्रिएट कर दे। कमान, ये वो स्क्रीन पूरी आ रही है, ये देख लेना, ठीक, ओके। फिर इसके बाद ऑप्शन है डिफरेंट। हम जो करना चाह रहे हैं वो हम एक वेरिलॉग कोड लिखना चाह रहे हैं, इसको RTL लेवल डिजाइन कहते हैं, जो हमने वेरिलॉग में किया और उसको कोड करेंगे, या वेरिलॉग के अलावा VHDL में भी कोड करें तो तभी ये, तो मैंने RTL प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, जो ये डिफॉल्ट। इसके बाद अगर तो मैंने सिर्फ सिमुलेट करना हो, ठीक है, फिर इस वाले स्टेप पे मैं कोई सा भी FPGA सिलेक्ट कर लूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लेट्स से कि मैं ये जो काउंटर है इसको FPGA बोर्ड के ऊपर टेस्ट करना चाहता हूँ, और जो मेरे पास अभी बोर्ड है, इधर तो नहीं पड़ा मेरे कमरे में, मैं ले आऊँगा अगर वो उस तक हम पहुँचे, वो ज़ेबो बोर्ड कहलाता है, ZYBO8 जिंक बोर्ड, Xilinx का ही। अच्छा, ये एक और कंपनी है डिजिलेंट, वो बनाते हैं, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ना इस टैब में आपको नजर आ रही है FPGAs। अगर आपको FPGA पार्ट नंबर पता है तो आप इधर से चूज कर लें, लेकिन ISC में भी इसी तरह था जब आपने किया था। लेकिन विवाडो के अंदर एक नई चीज है कि आप पार्ट के बजाय ना डायरेक्ट बोर्ड भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इधर बोर्ड पे आ जाऊं तो मैं इस जगह पे कह दूं लेट से फॉर सम रीजन ये नीचे नजर नहीं आ रहा, जबकि वो कह रहा है कि मुझे 3 मैचेस मिले हैं। अच्छा, कहीं पे है इसके साइड पे ड्रॉप डाउन टाइप की चीज, अच्छा कोई और नजर आ रहा है इसको। स्क्रॉल जो है ना, इसको असूली तौर पे स्क्रॉल होना चाहिए इधर, ठीक है। इसको मैं कैसे खींचूं, और नीचे तो जा नहीं रहा, मे बी इसको नीचे करूं, और यानी आपके पास ये बड़ा नीट सा नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो इसके नीचे ना एक टेबल में लिस्ट होगी, ये जो भी हल्का सा नीला नजर आया ना, ये सिलेक्ट हुआ हुआ बोर्ड कोई, ठीक है, बट ये भी नजर नहीं आ रहा बिकॉज रेजोल्यूशन इज नॉट गुड। तो लेट्स से कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसने ज़ेबो Z710
सिलेक्ट किया, ठीक है। मैं एक मिनट, मैं इसको जरा, हाँ अब ज़ेबो हो गया, ठीक है। ये मैंने अपनी मेमोरी पे 3 दफ़ा उसको नीचे किया, तो ज़ेबो के बेसिकली 2-3 वर्जन आ गए हुए हैं। तो नया जो 2 वर्जन है वो टॉप पे होंगे, तो ये मेरे पास पुराना वाला वर्जन है, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिमुलेशन के लिए डजेंट मैटर कि आप क्या बोर्ड सिलेक्ट करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा मैं ऑफ जाऊंगा उससे, ज़ेबो बाय डिफॉल्ट इधर ऑप्शन नहीं आ रही होगी, क्योंकि वो Xilinx का अपना बोर्ड नहीं है, वो डिजिटलनेट वालों का है, ठीक है। तो अगर आपने ज़ेबो की चाहते हैं कि इस जगह पर ऑप्शन आ रही हो, तो आप गूगल कर सकते हैं ज़ेबो बोर्ड फाइल्स, ठीक है। सो ज़ेबो बोर्ड फाइल्स को जब आप गूगल करेंगे ना, तो आपके पास कोई ये वाला वेबसाइट का लिंक आपके पास आ जाएगा, जो मैं खोल लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी करके रखा हुआ, इधर नेट क्योंकि नहीं चल रहा, तो वो आपको कह देगा कि यार ये तरीका है, ठीक है। तो ये तरीका वैसे आपको लंबा लग रहा है, ये बेसिकली बड़ा सिंपल सा तरीका है कि इसके अंदर एक आपके पास लिंक होगा कि आप फाइलें डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक जिप फाइल है, ये आप डाउनलोड कर लें, उसको एक्सट्रैक्ट कर दें, और फिर जो भी आपकी विवाडो की इंस्टॉलेशन है ना जिस जगह पर, उसका इन्होंने पाथ दिया हुआ है कि किस पाथ में जाकर वो पेस्ट करनी है, ठीक है। तो वो पाथ दिया हुआ है कि विवाडो आपका वर्जन शायद 2015 ना हो, कुछ और हो, उसके अंदर डाटा बोर्ड्स बोर्ड फाइल, ठीक है। उधर जाके मैंने ये, यानी कि मैंने इधर से ये जिप फाइल डाउनलोड किया, तो वो जो डाउनलोड की थी ना, वो ये पड़ी हुई है ज़ेबो बोर्ड विवाडो बोर्ड्स मास्टर, ठीक है। इसके अंदर मैं जाऊं तो ये मेरे पास सारी बोर्ड फाइल्स पड़ी हुई, ठीक है। मैंने ये सारे फोल्डर कॉपी की, ये वाली चीज़ कॉपी की, ये जो बोर्ड फाइल्स हैं, ये वाला फोल्डर के अंदर जो पड़ी हैं, इनको जाके मेरे पास जहां पर भी इंस्टॉल था विवाडो, जिस तरह मेरे पास इंस्टॉल था, मेरा ख्याल है Xilinx में जाऊं तो उसने जो पाथ दिया हुआ ना विवाडो 2000, इसमें उसने, अगर मैं कहूँ तो उसने क्या, डाटा बोर्ड्स बोर्ड फाइल्स, मैं कहूँ डाटा बोर्ड्स बोर्ड फाइल्स, और इसके अंदर मैंने सारी पेस्ट कर दी। तो ये जो RT और ये सारे बोर्ड नजर आ रहे हैं ना, अब ये डिजिटलनेट वाले बोर्ड हैं, RT बेसिस, तो वो सारे उधर से मैंने कॉपी करके, इसका मतलब है जब इधर कॉपी करके विवाडो को ऑफ करके दोबारा ऑन करें, दोबारा चलाएं, तो विवाडो में बोर्ड की ऑप्शंस में आपको ये वाले बोर्ड आना शुरू हो जाएंगे। तो इट्स वेरी सिंपल, यानी कि आपने एक फाइल डाउनलोड करनी है, अनजिप करनी है और उसको कॉपी कर देना, ठीक है। तो ये मैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। सिमुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमुलेशन करते हुए इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिंथेसिस करते हुए इससे फर्क पड़ता है। जब मैं चाहूंगा कि हाँ ज़ेबो के ऊपर सिंथेसिस हो, तो कोई और बोर्ड सेलेक्ट किया हुआ तो फिर चीज़ नहीं चलेगी, लेकिन सिमुलेट करने, टेस्ट करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो ये मैंने फिनिश किया तो इसने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। सो ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, अगर आप नीचे TCL कंसोल पे देखें ना, ये TCL कंसोल था वो वाला, तो ये आप देखेंगे इधर जो नीला नीला लिखा नजर आ रहा है ना, ये वो TCL कमांड्स है, ठीक है। तो इसने क्या क्रिएट प्रोजेक्ट काउंटर, और उसके आगे नाम दिया हुआ है और पार्ट नंबर सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद नीचे उसने प्रॉपर्टी सेट कर दिया कि नहीं ये बोर्ड जो है ये डिजिटलनेट का ज़ेबो है, ठीक है। तो ये वाली चीजें आप ना वैसे डायरेक्टली ये लाइन इधर लिखकर भी चलाएंगे तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये आप ये अगर ना भी करें, ये मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। यानी कि आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती कभी, नॉर्मल इस कोर्स में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप GUI से इसी तरह ही प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर कर लें, अगर आ जाए जो इससे आगे करना चाहता है, कल को TCL फाइल से करना चाहे तो वो भी कर सकते। अब इसमें कुछ विंडोज हैं। सबसे पहला ये फ्लो नेविगेटर है। मैंने आपको बताया था कि हम 2 काम करते हैं, एक सिंथेसिस और एक सिमुलेशन। तो इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा एक IP इंटीग्रेटर है, जिसको फिलहाल इग्नोर कर दें, ये मैं बाद में कवर कराऊंगा कि जो हम ब्लॉक्स जोड़ के चीजें बना सकते हैं। फिर आपके पास सिमुलेशन है, ये सिमुलेट करने के लिए, यानी कि टेस्ट बेंच वगैरह के लिए। फिर आपके पास सिंथेसिस है। सिंथेसिस में 2 पार्ट होते हैं, सिंथेसिस और इम्प्लीमेंटेशन। ये दोनों जब कंप्लीट होते हैं
तो फिर आपके पास बिट स्ट्रीम जनरेट होती है। तो ये तीनों काम अगर मैं जनरेट बिट स्ट्रीम करूंगा तो ये सब के सब सेंसेस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हार्डवेयर मैनेजर है, वो ये करता है कि मैं एफपीजे के ऊपर जब एक्चुअल में लेकर जाना है चीज को तो मैं हार्डवेयर मैनेजर को यूज करूँ। तो हम ये सारे स्टेप्स करेंगे, लेकिन इस वक्त हम सिमुलेशन में इंटरेस्टेड हैं। सिमुलेट करने के लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर फाइलें ऐड होनी चाहिए, ठीक है। ये भी अभी काफी सही नजर नहीं आ रही, लेकिन बेसिकली यहाँ पे डिजाइन सोर्सेज आपके पास आ रहे होते हैं। अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो ये मेरे पास डिजाइन सोर्सेज हैं। अब आपको समझ आ रही होगी क्यों बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है हार्डवेयर डिजाइनर को। मैं वी वांट टू सी ऑल दीज थिंग्स। ये प्रोजेक्ट का स्टेटस आ रहा है कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इसमें कौन सा पार्ट शार्ट है, ठीक है। तो जनरली मतलब हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो ये है कि हम इधर आके नई फाइल ऐड कर सकें, ठीक है। सो मैं कह सकता हूं कि मैं एक नई फाइल ऐड करना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं, जो अभी तक हमने पढ़ा था उसमें मैं चाहता हूं कि मैं एक काउंटर डॉट वी बनाऊं जिसके अंदर काउंटर का वो सारा कोड हो, एक टेस्ट बेंच डॉट वी बनाऊं जिसके अंदर टेस्ट बेंच का सारा कोड हो, और उसको मैं सिमुलेट करके देख लूं कि वो चलता है कि नहीं। तो अगर मैंने नई फाइल बनानी हो तो मैं लिखूंगा इधर ऐड सोर्सेज पे क्लिक करूंगा। ये कहेगा आप क्या करना चाहते हैं, कंस्ट्रेंट बनाना चाह रहे हैं या डिजाइन सोर्सेज। मैं डिजाइन सोर्स बनाना चाह रहा हूँ। काउंटर इज अ डिजाइन पार्ट, ठीक है। जो उसका टेस्ट बेंच था वो सिमुलेशन पार्ट था, तो उसके लिए वो होता तो मैं सिमुलेशन पे जाता। तो मैं सबसे पहले डिजाइन पे आ जाता हूँ। वो कहेगा अच्छा ऐड करनी है या क्रिएट करनी है। तो लेट से मैं कहता हूँ क्रिएट करनी है, ठीक है। कि ऐड करने का मतलब है कि मैंने पहले से फाइल लिखी हो, ऑल्दो मेरे पास पहले से फाइल पड़ी हुई है, बट लेट से कि मैं कहता हूं मैंने क्रिएट करनी है। सो क्रिएट करनी है तो इसने पूछा वेरिलॉग या VHDL या वेरिलॉग हेडर या कुछ ऐसे सिस्टम वेरिलॉग। ये सारी हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस हैं, हम उनमें से एक पढ़े हैं वेरिलॉग, ठीक है। एक आ जाए तो दूसरी सीखना हफ्ता एक लगा के आप सीख लेते हैं नॉर्मल, ठीक है। सो मैं फाइल का नाम रखना चाहता हूँ काउंटर, और लोकल टू प्रोजेक्ट का मतलब है कि भाई मैं किसी खास जगह पर बनाना चाहता हूँ। मे बी मैं सेंसेस का एक फोल्डर बना दूं या मैं उसी फोल्डर में बनाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ जी मैं लोकल टू प्रोजेक्ट ही है। तो अब इसने एक काउंटर डॉट वी बना दी, ठीक है। मैं फिनिश करूंगा तो ये पूछेगा कि यार आपने कोई इनपुट आउटपुट बनानी है इसकी। मैं कहता हूँ मैंने कुछ भी नहीं बनानी अभी, ठीक है। सो वो कहता है ठीक है, ठीक है। नॉर्मली आप इधर इनपुट आउटपुट डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं जब जाती तौर पे लिख रहा होता हूँ तो मुझे लिखने में कम टाइम लगता है बजाय इधर ड्रॉप डाउन से चीजें सिलेक्ट करने में। तो मैं, अगर आप स्लो राइटर हैं तो यू कैन चूज दिस कि आप इधर ही सारी चीजें कर लें। सो ये काउंटर डॉट वी बन गई है। इन तीन नुक्तों का मतलब है कि ये टॉप लेवल फाइल है, ठीक है। तो ये अगर बहुत सारी फाइलें हों तो यहाँ पे जिसके साइड पे ये आ रहा हो तो Xilinx उसको टॉप लेवल फाइल समझ के सेंसेस करेगा। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर खुल गई है, ठीक है। जनरली ये बड़ा नजर आ रहा होगा आपको, पूरा आपके स्क्रीन पे पूरा नजर आ रहा होगा। मैं इसको इधर से मैक्सिमाइज करके आपके सामने खोल देता हूँ, या बल्कि इसको डॉक आउट करके बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इसने खुद ही से बना के दे दी मॉड्यूल काउंटर, और इसके अंदर कुछ भी नहीं, ठीक है। लेट से कि मैं अपनी इधर वो एक फोल्डर पड़ा हुआ था जिसके अंदर ट्रेनिंग थी, उसमें प्रॉबेबली मैंने काउंटर का कोड लिखा होगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। सो ओके, लेट से कि उसकी लैब में ये काउंटर था, ठीक है। सो मैं इस काउंटर को कॉपी करता हूँ पूरा। ये वही कोड है जो हमने अभी स्लाइड्स पे देखा था, और मैं इस जगह पर आकर ये जो काउंटर था इसके बजाय पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये कह रहा, क्या कह रहा है जी कि यूनिकोड कोड्स डिटेक्टेड हैं जिनको ये कन्वर्ट कर दे यार, कन्वर्ट, ठीक है। ओके, तो ये मेरे पास वही कोड आ गया जो कि काउंटर का भी हम थोड़ी देर क्लास के स्टार्ट में हमने देखा था, ठीक है। तो ये फाइल प्रोजेक्ट का पार्ट बन गई, ठीक है। सो ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये फाइल है, और ये मेरा काउंटर है। लेकिन मैंने इसको सिमुलेट करना है तो मुझे इसके लिए टेस्ट बेंच पे लिखना है, ठीक है। अभी ये मैंने मैक्सिमाइज किया हुआ, इसको छोटा कर दूंगा तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। आप इसको मैक्सिमाइज इधर से कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमाइज कर दें तो ये इस छोटी जगह पे मैक्सिमाइज हो जाता है। इसके साथ ये जो छोटा सा डब्बे के बाहर एरो है, इसका मतलब है कि इसको अलग ही कर दो, ठीक है। तो अगर कोई चीज ज्यादा बड़ी करके देखनी है तो इसको अलग कर लें, ठीक है। वापस इसको करेंगे तो ये वापस जुड़ जाएगी। अब मैं टेस्ट बेंच लिखना चाहता हूँ। टेस्ट बेंच के लिए दोबारा मैं कहूंगा कि मैं सोर्स ऐड करना चाहता हूँ, बट दिस टाइम मैं सिमुलेशन सोर्स ऐड करना चाहता हूँ। सिमुलेशन सोर्स ऐड करने के लिए मैंने ये क्लिक किया, उसने जो भी कहा, मैंने कहा क्रिएट फाइल और वेरिलॉग, और मैं इसको नाम देता हूँ लेट से टीवी काउंटर, ठीक है।
टीबी काउंटर दिया नाम इसका, उसने जो भी किया और मैंने इसको फिनिश कर दिया। इसने कहा कोई इसकी पोर्ट्स चाहिए, मैंने कहा कि नहीं चाहिए, मैं सिंपल इसको बना ठीक। ओके, सो अब मैं जाके देखूं तो इधर मेरे पास सिमुलेशन सोर्सेज के अंदर टीबी काउंटर मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, जो डिजाइन सोर्सेज हैं वो डिजाइन पे गए, जो सिमुलेशन सोर्स मैंने बनाया वो सिमुलेशन में चलेगी। इसको डबल क्लिक करूंगा, ये खुल जाएगा। ये साथ वाली राइट मोस्ट आपकी विंडो होती है जिसमें कोड वगैरह आपके आ रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं उसको दोबारा बड़ा कर देता हूँ। तो ये आप इधर आप देखें तो एक प्रोजेक्ट समरी की टैब पहले थी, मैंने काउंटर खोला तो काउंटर खुल गया था, अब टीबी काउंटर खुल गया। ठीक है, सो टीबी काउंटर का भी मैं चाहता हूं कि मैं कोड जो पहले से लिखा हुआ है वो उठा लूं। होपफुली लैब 2 में है, लैब 3 में है, नहीं है तो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया होगा तो कहीं से हो जाएगा। लेट्स सी, मुझे ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। लेट्स से कि मैं अब सीन में जाता हूं और फॉल 2018 हमारा चल रहा है, सिस्टम डिजाइन चल रहा है। इससे लास्ट टाइम जब पढ़ाया था तो नहीं, डीएलडी में मैंने कभी कराया होगा। ओके, काउंटर पड़ा हुआ है इधर कहीं पे नजर आ रहा है टीबी काउंटर। ओके, ये टीबी काउंटर एक पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट वही कोड होगा जो हमारा टेस्ट बेंच का होता है। मैं इसको उठा के उसके अंदर नजर मार लेंगे अभी कोड के ऊपर भी कि ये वही है कि नहीं है। ठीक है, तो लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैंने काउंटर करना। देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। कुछ ये फर्क है कि हाँ मैंने एक के बजाय 5 पॉज एज क्लॉक गुजारे हुए हैं, इस किस्म का काम किया हुआ है, बट उसको हम विल प्ले अराउंड विद इट। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हमारे पास टेस्ट बेंच भी तैयार हो गया, ये भी तैयार हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको सिमुलेट करूं। ठीक है, सो मैं सोर्सेज में जाके देख सकता हूं कि ये मुझे इसने ये टॉप लेवल खुद ही उसने डिटेक्ट कर लिया है। पहले ये नीचे आ रहा था अगर जो मैंने 2 मिनट पहले किया था ना, लेकिन अब मैंने उसके अंदर कोड पेस्ट किया है तो Xilinx ने खुद ही से देख लिया कि इसके अंदर काउंटर का इंस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, अगर गलती से आपके पास मल्टीपल टेस्ट बेंच लिखे हुए हैं या गलती से वो गलत वाले को टॉप लेवल समझ रहा है तो आप इसको राइट क्लिक करके कह सकते हैं सेट एज टॉप मॉड्यूल। ठीक है, तो उससे वो इसको टॉप मॉड्यूल जिसको आप चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं पे सेट एज टॉप मॉड्यूल की ऑप्शन होगी। ठीक है, सेट एज टॉप की है, ये ऑलरेडी टॉप है तो इसलिए ग्रे हुई है। अगर ये टॉप ना होता तो यहाँ पे सेट एज टॉप है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं सिमुलेट करूंगा तो ये सिमुलेट हो रहा है, सेट एज टॉप वो अगर ये जिसके अराउंड 3 नुकते लगे। अब मैं कह सकता हूँ रन सिमुलेशन, जिसमें आता है रन बिहेवियर सिमुलेशन। ठीक है, तो ये इससे सिमुलेशन चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये काम अगर आप उसके अल्टेरा वगैरह के लिए कर रहे होते तो सिमुलेट करते ना, तो यहाँ पर उसने खुद ही एक नया टूल खोल देना था जिसको मॉडल सिम कहते हैं। इसने एक नई विंडो खोल दिया जो इधर आपको नजर नहीं आ रही, मैं बड़ा करता हूँ तो आपको नजर आ जाएगी। ये पूरी की पूरी नहीं बड़ी होती, इसको यहाँ तक ले जाऊं। सो ये मेरे पास इधर आ गई, ये मेरे पास इधर आ गई। तो अगर मैं इसको अब ये इसने एक नई चीज खोल दी। ठीक है, तो ये आपकी सिमुलेशन है जो कि उसने कुछ ना कुछ चलाई है। ठीक है, लेट से कि मैं इसको डॉक आउट करके ना बड़ा कर देता हूँ ताकि मुझे नजर आ रहा हो। ठीक है, और अच्छा, इसको देखने के लिए आप इसको अगर मैं जूम फुल व्यू कर दूंगा तो जितनी सिमुलेशन चली है ये पूरी की पूरी दिखा देगा मुझे। ठीक है, तो इधर मुझे नजर आ रहा है कि थोड़ी देर के लिए रीसेट आया, उसके बाद काउंट रीसेट से पहले वो एक्स था। एक्स का मतलब है डोंट केयर, यानी कि उस वक्त हमें नहीं पता क्या वैल्यू होगी। एक्स का बेसिकली इधर मतलब है कि हमें पता नहीं है क्या वैल्यू होगी। डोंट केयर नहीं, एक्चुअली डोंट केयर दूसरे सेंस में, लेकिन रीसेट के बाद ये नॉन स्टेट में चला गया 0। जब इंक्रीमेंट आया तो उससे जिस पॉजिटिव क्लॉक पर उसको इंक्रीमेंट मिला ये 1 हो गया, जिस पॉजिटिव क्लॉक पर दोबारा मिला 2 हो गया,
फिर ये नीचे चला गया, ठीक है। तो ये आपके पास इधर सिलेक्ट हुआ था, इस पॉजिटिव क्लॉक पे मिला, इस पॉजिटिव क्लॉक पे, और ये तीसरे पॉजिटिव क्लॉक तक भी हमने 1 किया हुआ। तो ये सिमुलेशन उससे डिफरेंट है जो मैंने लिखी थी, मैं अभी आपको कोड में दिखा दूंगा। तो ये 3 साइकिल का हुआ, तो ये 3 तक गया। उसके बाद हमने डिक्रीमेंट को 1 साइकिल के लिए 1 किया, तो ये 2 हो गया, और अगले साइकिल के लिए 1 किया तो ये वापस 1 हो गया। यानी कि 1 0 से ये 1 2 और 3 गया, 3 दफा हमने इंक्रीमेंट किया, 2 दफा डिक्रीमेंट किया, तो 3 के बाद 3 से 2 और 1 हो गया। ये नजर आ रहे हैं 2 और 1 आपको, या मैं जरा जूम इन कर लूं। आप किसी जगह पे क्लिक करके अगर जूम करेंगे ना तो उस जगह पे जूम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस GUI के साथ यूज टू होने के लिए आप इसको राइट क्लिक करें और शॉर्टकट्स देखें कि इसमें क्या क्या है। फुल व्यू का मतलब है फुल कर लें। इधर टॉप पे आपको जूम इन जूम आउट नजर आ रहे हैं, ये जूम आउट करूंगा तो ये जूम आउट होता जाएगा, जूम इन करूंगा तो जूम इन होता जाएगा। कहां पर जूम करना है वहां पर कर्सर रखें, जहां पे क्लिक करेंगे वहां पे कर्सर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर्सर रखा, मैं यहाँ पे जूम आउट करूं तो वो यहाँ पे जूम आउट हो जाएगा, यहाँ पे जूम इन करूं तो यहाँ पर जूम इन होना शुरू। तो ये बात समझ आ रही है कि इसकी GUI किस तरह काम करी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हो सकता है कि ये एंड तक ना चली हो सिमुलेशन कई दफा, ये क्योंकि छोटी सिमुलेशन तो चल गई थी। बाज का टूल जो है ना वो उसमें सेट किया होता है कि 100 नैनोसेकंड तक चलना है या कितने तक चलना है। उसको चलाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम इसके अंदर ना ऑप्शन है, इसके अंदर कहीं पे रीस्टार्ट की ऑप्शन होगी। अगर मैं जो TCL कंसोल है इस पे लिखूंगा, एक मिनट लेट मी सी, इसके ऊपर कहीं पे होनी चाहिए ऑप्शन गो टू लास्ट टाइम। ये तो खैर ये तो चेंज पे जाता है। लेट मी सी, मुझे लगता है कि रन के अंदर शायद हो ना। हाँ ये देखें, ये यहां पर एक ऑप्शन आ रही है रीस्टार्ट की। रीस्टार्ट करूंगा तो ये दोबारा सब कुछ 0 हो गया, ठीक है। और अगर मैं रन ऑल दोबारा कर दूं तो ये दोबारा पूरी चल के जहां तक डॉलर स्टॉप। अच्छा नीचे आप देख रहे हैं ना कि नीचे ये कमांड नीली नीली भी आ, ओहो ये ऊपर चला गया, रीस्टार्ट और रन ऑल, ठीक है। तो आप अगर मैं देखूं इधर तो ये दोबारा सिमुलेशन चल गई है। अगर मैं TCL कंसोल पे जाके कहूं ना रीस्टार्ट, तो ये सिमुलेशन देखें दोबारा रीस्टार्ट होगी, ठीक है। और अगर मैं दोबारा पूरी चलाना चाहता हूं तो मैं इधर रन ऑल कर दूंगा तो ये मेरे पास दोबारा रन ऑल होगी जब तक डॉलर स्टॉप। अच्छा ये उससे थोड़ी सी फर्क है जो हमने स्लाइड पे कवर की थी। यहाँ पर अगर मैं इसके TB काउंटर को बड़ा करके देखूं तो इधर आपको नजर आ रहा होगा कि इधर हमने रीसेट किया है, 5 साइकिल गुजारे हैं, उसके बाद इंक्रीमेंट किया है 1 दफा, उसके बाद 3 क्लॉक साइकिल गुजारे हैं। तो ये 3 साइकिल के लिए इंक्रीमेंट हुआ था, इसलिए वो 0 के बाद 1 हुआ और फिर 2 हुआ फिर 3 भी हुआ, ठीक है। और उसके बाद हमने 2 साइकिल डिक्रीमेंट किया है, तो ये 2 दफा डिक्रीमेंट हुआ, 3 से वापस 2 और दोबारा 1 आया। तो ये वाली चीज अभी तक समझ आ गई, यहां तक किया। तो बेसिकली हमने किया क्या, विवाडो के अंदर हमने कहा नया प्रोजेक्ट बनाओ। नए प्रोजेक्ट में हमने जिस बोर्ड पे चलाना चाहिए वो सिलेक्ट किया, जो कि मैंने कहा कि सिमुलेशन के लिए जरूरी नहीं है लेकिन सेंसस के लिए जरूरी होगा। वो अगर आप लोग विवाडो इंस्टॉल करेंगे तो ज़ेबो पे अगर आपने टेस्ट करना है तो उसकी बोर्ड फाइल्स नहीं होंगी। आप गूगल करें ज़ेबो बोर्ड फाइल्स, आप उस लिंक पे पहुंच जाएंगे जिसमें वो कह रहा है कि 2015 से अबव वर्जन के लिए बोर्ड फाइल्स उतार लें। तो वो जिप फाइल अनजिप करके बोर्ड के फाइल्स के अंदर कॉपी कर लें। ये 1 दफा करने का काम है, जिसके बाद आपको कभी डिजिटल के बोर्ड्स के लिए दोबारा जरूरत नहीं पड़ी होगी। लेकिन सिमुलेशन के लिए क्या करने का काम है, प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने कहा ऐड सोर्स, लेफ्ट पे टॉप पे आ रहा था ऐड सोर्स। मैंने अगर वेरिलॉग फाइल्स ऐड करनी है तो मैं कहूँगा ऐड डिजाइन सोर्स। डिजाइन सोर्स में वो ऑप्शन दे देता है कि वेरिलॉग है या VHDL है, तो हमने वेरिलॉग फाइल्स लिखनी है और उसका नाम दिया तो उसने खुद ही से फाइल क्रिएट कर दी। उसमें भी 2 ऑप्शन थी, एक ऐड की एक क्रिएट की। ऐड करेंगे तो आपने अगर पहले से कोड लिखा हुआ तो आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं उसको और वो वाली फाइल वो प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा। अगर आपने अभी लिखना है नया तो आप क्रिएट फाइल करेंगे। उसके अंदर कोड लिखा, कोड लिखने के बाद हमने टेस्ट बेंच लिखना चाहते थे, टेस्ट बेंच के लिए दोबारा हमने ऐड सोर्स किया, लेकिन इस दफा हमने उसको डिजाइन सोर्स के बजाय सिमुलेशन सोर्स सेलेक्ट कर लिया और उसके अंदर हमने टेस्ट बेंच का कोड डाल दिया। उसके बाद लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑप्शन आ रही थी रन बिहेवियरल सिमुलेशन की है, रन सिमुलेशन की, जो कि आगे बिहेवियरल सिमुलेशन कह रहा था।
जो कि हमारे पास इधर भी ज़्यादा बड़ा हो गया, ये इसको वापस छोटा करें तो ये फ्लो नेविगेटर में ये रन सिमुलेशन की ऑप्शन थी, तो हमने ये चलाया तो उसके अंदर बिहेवियरल सिमुलेशन आ रही थी, हमने इसको क्लिक किया था तो उसने सिमुलेटर खोल दिया। ठीक है, ये Xilinx वालों का अपना सिमुलेटर है जिसके अंदर ये। अच्छा, इसके अंदर हम अपनी लेट से कि ये पहली दफा ना चलता, ठीक है, तो जो बाय डिफॉल्ट इसने सिग्नल ऐड किए हुए हैं वो उसने ऐड किए हुए हैं इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और काउंट। ठीक है, अब लेट से कि मैं देखना चाह रहा हूं कि मार्क्स आउट की क्या वैल्यू है, जो सिग्नल उसके अंदर था, जो काउंटर के अंदर था, तो इसने सिर्फ टेस्ट बेंच के सिग्नल ऐड किए होंगे, इसने मॉड्यूल के अंदर वाले सिग्नल्स ऐड नहीं किए होंगे। अगर मुझे वो सिग्नल्स ऐड करने हैं इस सिमुलेशन में तो मैं इधर जाके ये जो मेरे पास विंडोज आ रही है ना, जो सिमुलेटर पूरा ये खुला हुआ है इस वक्त, ठीक है, मैं लेट से के फ्लो नेविगेटर को दोबारा गायब करता हूं और मैं तो इधर आप अगर देखें ना तो इधर ये मुझे बता रहा है कि ये टेस्ट बेंच है, उसके अंदर आपका जो यूनिट अंडर टेस्ट है वो काउंटर है। जब मैं टेस्ट बेंच को सिलेक्ट करूंगा तो इधर टेस्ट बेंच के सिग्नल आ रहे होंगे। ठीक है, तो इधर आपके पास इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, काउंट आ रहे हैं। जब मैं यूयूटी को सिलेक्ट करूंगा तो उसकी ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगी, यानी उसके सिग्नल आ जाएंगे जिसके अंदर आप देखें इनेबल भी आ रहा है, मार्क्स आउट भी आ रहा है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों को भी देखूं तो मैं इनको राइट क्लिक करके ऐड टू वेव कर सकता हूं। ऐड टू वेव करूंगा तो ये वेव फॉर्म में ऐड हो गए। अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली ये इस जगह पर अभी सिमुलेशन तो पहले ही चल चुकी थी, मैंने बाद में ऐड किए हैं। तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं दोबारा सिमुलेशन रन कर लूं, जिसके लिए मैं रीस्टार्ट करूंगा तो वो दोबारा सब कुछ जीरो करेगा, रन ऑल करूंगा तो चलेगा। ठीक है, रीस्टार्ट करना जरूरी है, अदरवाइज रन ऑल का मतलब है कि वो जहां पे स्टॉप हुआ है वहां से ही कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, तो वो आगे तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जहां पे स्टॉप हुआ था हमने तो उसके आगे कुछ किया है। तो अब ये आप देखें, अब इनेबल का सिग्नल भी हमें नजर आ रहा है और मार्क्स आउट का सिग्नल भी नजर आ रहा है। इनेबल जो था इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट दोनों का और था, आपको अगर याद उसका सर्किट, तो जब ये दोनों में से कोई भी वन हुआ है तो ये हमें पूरा टाइम नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी ठीक ठीक चल रहा है। और काउंटर जो है उसकी वैल्यू भी, मार्क्स आउट की वैल्यू जो है वो काउंट से एक पहली दफा, क्योंकि ये वाली वैल्यू काउंट के अंदर जाती है। ठीक है, तो ये इसमें इंक्रीमेंटेड वैल्यू आ रही होगी अगर इंक्रीमेंट का सिग्नल आ जाएगा, डिक्रीमेंटेड वैल्यू आ रही होगी अगर डिक्रीमेंट का, यानी 0 है तो इधर 1 आ रहा है क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ था। ठीक है, 2 और 3 आ रहा है, जब 1 था तो 2 आ रहा है, 2 था तो 3 आ रहा है, फिर डिक्रीमेंट 1 हो गया तो यहाँ पर 3 के से 4 नहीं आ रहा बल्कि 2 आ रहा है, क्योंकि मार्क्स में वो एक सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये चीज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डिबग कर रहे होंगे, अभी तो ठीक चल रहा है तो हम कहते हैं अच्छा चलो आप एफपीजीए पे जाके चलाओ, लेकिन अगर ठीक ना चल रहा होता तो फिर हमने जाना था कि वो मसला किधर आ रहा है। उस वाले सिग्नल पे जिस पे मसला आ रहा है हम जाके वेरिलॉग कोड में देखते हैं कि वो किन चीजों से मिलकर बन रहा है, उन सारी चीजों को इसमें ऐड करते हैं वेव फॉर्म में, और उसके बाद हम दोबारा सिमुलेशन चलाते देखते हैं उनमें से कौन खराब हुआ है, वो पता चलता तो उसकी इनपुट पे चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं बैक ट्रेस करना, कि जहां से आपकी जहां पर आउटपुट खराब आ रही है उससे उल्टा वापस जाके कि अच्छा कौन सी इनपुट थी किस जगह पर जाकर खराब हुई है, तो इवेंचुअली आप उस पीस ऑफ कोड पे पहुंच जाएंगे जहां पर गलती से कुछ चीज मिस हो गई होगी। ठीक है, दूसरा आप इसके अंदर जो है ना सिमुलेटर के अंदर इसको ये भी कर सकते हैं कि नहीं, इसमें नहीं है। जनरली इसके अंदर ना आप डिवाइडर्स वगैरह भी डाल सकते हैं। ठीक है, इधर नजर आ रहा है कहीं पर डिवाइडर, कहाँ पे? अच्छा, अभी ये डिवाइडर की ऑप्शन नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, लेकिन आप मतलब इनको ग्रुप कर सकते हैं। अगर आपकी बड़ी सिमुलेशन है, आप कहते हैं कि ये सिग्नल जो है ये टेस्ट बेंच के हैं, तो अब इनको मैं राइट क्लिक करके, सॉरी, अच्छा राइट क्लिक ही नहीं हो रहा। अच्छा, फॉर सम रीजन अभी वैसे डिवाइडर की ऑप्शन आ नहीं रही, लेकिन बेसिकली आप इनको ग्रुप कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। तो ठीक है, तो सिमुलेशन हमें समझ आ गई ये क्या होती है। अब अगर हमने इसको सिंथेसाइज करना हो, ठीक है, सो आई विल जस्ट टेक 2 मिनट्स फॉर दिस। तो जो कि मैं अब टूल के ऊपर नहीं बल्कि बोर्ड के ऊपर लेना चाहूंगा, वो ये है कि अगर मैंने इसको सिंथेसिस करना होता,
तो डायरेक्टली इसको सेंसिस पे मैं नहीं लेके जा सकता, मुझे पहले 2-3 चीजें सेट करनी है। वो क्या सेट करनी है कि मैंने काउंटर तो बना दिया, लेकिन अब मैं काउंटर की इनपुट है, 2 इनपुट्स हैं, एक इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट, एक उसको क्लॉक भी आ रहा है, एक उसको रीसेट भी आ रहा है, और एक काउंट आउटपुट पे आ रहा है। ठीक है, तो अब ये वाली सारी चीजें जो हैं ये मुझे कहीं पे टाई भी तो करनी है। जब मैं एफपीजे पे लेके जाऊंगा तो एफपीजे की तो बहुत सारी पिनें हैं, तो किस पिन पे मैं चाहूंगा कि इंक्रीमेंट आए, किस पिन पे डिक्रीमेंट, किस पिन पे क्लॉक, किस। तो अगर मेरा बना बनाया बोर्ड है जिस तरह ज़ेबो बोर्ड था, तो उसका क्लॉक उन्होंने ऑलरेडी कहीं पे टाई किया होगा, ठीक, क्योंकि बोर्ड के ऊपर कहीं पे क्लॉक जनरेशन के लिए कोई सर्किट लगा होगा और वहां पर उन्होंने टाई किया होगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर मैं करना चाहता हूं तो लेट्स से कि अभी मैं अपनी टेस्टिंग के लिए उसके ऊपर 4 पुश बटन्स लगे हुए हैं, ठीक है, ज़ेबो के ऊपर 4 पुश बटन्स हैं, 4 स्विचेस हैं, 4 एलईडीज हैं, ठीक है। सो आपके पास ये रेक्टेंगल्स जो है आप जिम कर लें, एलईडीज हैं, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज कि अगर ये 4 बिट का काउंट है तो मैं इनकी एक बिट इधर टाई कर दूं, ठीक है, और इंक्रीमेंट को एक जगह टाई कर दूं, डिक्रीमेंट को कर दूं, और लेट से कि रीसेट को कर दूं, एक बेशक जाने दूं जो एक्स्ट्रा रह गया, ठीक है। तो मैं इसको चला सकता हूं, लेकिन मुझे फिर ये टाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो करेंगे वो इसको सेंसेस पे ले जाने की कोशिश करेंगे। यहां से शुरू होंगे, ये जो टाई करने वाला स्टेप है ये करेंगे। ऑब्वियसली इसको टाई करने के बाद एक मसला ये है कि बहुत फास्ट क्लॉक है, तो मैं अगर पुश बटन से इंक्रीमेंट करूंगा तो वो तो बहुत दफा इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक दफा करूंगा तो वो तो काफी देर के लिए इंक्रीमेंट रहेगा, और फिर मैं करूंगा तो हमारे लिए वो यूजफुल शायद ना हो कि हम एग्जैक्टली काउंट 1 से इंक्रीमेंट होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा होगा, अनलेस कि मैं ये करूं कि मैं क्लॉक को किसी स्विच से ले लूं। अगर स्विच से ले लूं और मैं उसको खुद 1-0 करके देखूं तो मैं शायद ये भी देख सकूंगा कि वो मैं अगर एक दफा क्लॉक गुजारता हूं इंक्रीमेंट दबा के तो वो एक इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। तो लेट्स सी अगर टाइम मिला तो हम ये वाला कर लेंगे, क्लॉक को स्विच से भी लेकर, ताकि हमें वो एक हक़ुल यकीन हो जाए। अगर टाइम कम हुआ तो हम देख लेंगे कि एटलीस्ट ये जो बाइनरी काउंटर है ये डिफरेंट एलईडीज को ऑन ऑफ करवा रहा है कि नहीं, ये तो कोई भी रैंडम वैल्यू पे पहुंच गया लेकिन वो पहुंच के एक जगह पे रुकेगा, तो ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम आज रुक जाते हैं, ठीक है कामरान, इसको रोक।